हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मैं इस वक्त 13 साल की हूँ। दोस्तों, 13 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है कि लड़की जवान हो रही होती है और उसे नई से नई बातों का जो है वो पता चल रहा होता है। लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं होती है, उसे किसी चीज़ का तजुर्बा नहीं होता है। वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से फ़ैसले, बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रही होती हैं। स्कूल की लड़कियां, सहेलियां, दोस्त जो हैं वो भी क्योंकि उसकी हम उम्र होती हैं और वो भी इसी कैफियत से गुज़र रही होती हैं। तो सारी ही दोस्तें जो हैं जब बैठती हैं तो अपने-अपने तजर्बे बयान करती हैं और अपनी-अपनी बातें जो हैं वो बताती हैं। बहुत सी लड़कियां 13 साल की उम्र में कोई अब ऐसी नहीं रहती जिसकी उम्र 13 साल हो और उसे मीठा साल ना लगा हो। लिहाज़ा मुझे भी मीठा साल लग चुका था और मैं 13 साल की जो है वो एक खूबरू नौजवान बच्ची थी। मुझे अभी भी मतलब कि लोग बच्चों में ही गिनते थे, बड़ी लड़की नहीं कहा जाता था। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं काफ़ी हद तक खूबसूरत थी और दिखने में भी जाज़िब नज़र थी। मेरा सहेलियों का एक ग्रुप था जो कि हम लोग टोटल 5 थी और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब जो हैं वो एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही मोहल्ले में हम लोग पली-बड़ी थीं। इसलिए हम क्योंकि एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानती थीं, तो हमें एक दूसरे की हर किस्म की कमज़ोरी का, ताकत का, हर चीज़ का, हर बात का इल्म था। मेरी वो 4 सहेलियाँ जो मेरे अलावा थीं, उनके बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि वो भी तकरीबन करीब-करीब मेरे हम उम्र थी। बस यही है कि साल 6 महीने का किसी का मुझसे ज़्यादा रहा होगा और कोई साल 6 महीने मुझसे कम रही होगी। हमारी उम्र जो थी वो तकरीबन इसी तरीके से थी। कोई 12 बरस की थी, कोई साढ़े 12 बरस की थी, कोई 14 की थी, कोई 13 की थी। इसी तरह वो सब भी मेरी हम उम्र थीं। और हम सब लोग जो है वो इस वक्त एक ही कैफियत से गुज़र रही थीं और वो था कि हम लोग जवानी की दहलीज़ पर कदम रख चुकी थीं और बहुत सी चीज़ों का पता था और बहुत सी चीज़ों का हमें पता नहीं था। अब ये है कि हम अपने वालिदैन से भी खुल कर के बात नहीं कर सकती थीं और उनको नहीं बता सकती थीं अपनी परेशानियों के बारे में। और ना ही हम अपने वालिदैन को ये कह सकती थीं कि हम लोगों को मीठे साल लग चुके हैं और हम जो हैं वो अब अपने अंदर नई-नई तब्दीलियाँ जो हैं वो महसूस कर रही हैं। वालिदा को तो कद कुछ हद तक कुछ इन बातों का पता चल जाता था और वो हमें कुछ न कुछ वक़्त निकाल कर के समझाती रहती थीं। लेकिन घर के काम-काज और दिन-रात की रूटीन ऐसी थी कि वालिदा को बहुत कम ही टाइम मिलता था कि वो हमें इस बारे में कुछ गाइड कर सकें। इसलिए हम जो हैं वो बहुत सी चीज़ों में अभी बच्ची थीं और हमारे ज़हन जो हैं वो इन बातों को लेकर के पुख्ता नहीं थे। बात उस वक़्त की है कि हम में से एक लड़की जो थी, मैं आपको बताती चलूँ कि तकरीबन वो हम में से मुझसे भी साल भर बड़ी थी, 14 साल की थी और उसका नाम नाज़नीन था और मेरी अच्छी सहेलियों में से उसका शुमार होता था। नाज़नीन एक दिन नाज़नीन ने क्या किया कि नाज़नीन एक किसी जगह से कोई एक किताब उठा लाई। अब ये किताब जो है वो नाज़नीन को उसके कहने के मुताबिक उसकी एक सहेली ने पढ़ने के लिए दी थी जो कि नाज़नीन से उम्र में बहुत ज़्यादा थी, यानी वो 20 प्लस थी। वो टीनेज नहीं थी, वो 20 साल से ऊपर हो चुकी थी और उसने ये किताब नाज़नीन को पढ़ने के लिए दी थी। और क्यों पढ़ने के लिए दी थी? इसलिए कि नाज़नीन ने उससे बताया था कि वो अब जवानी की दहलीज़ में कदम रख चुकी है, लेकिन बहुत सी चीज़ों से वो अभी वाक़िफ़ नहीं है। ये किताब जब नाज़नीन को उसने पढ़ने के लिए दी तो मैंने और बाकी लड़कियों ने भी नाज़नीन से ये किताब लेकर के पढ़ना मुनासिब समझा। लिहाज़ा तय ये पाया कि हम तमाम ही लड़कियां ये किताबें लेकर के अपने-अपने घर जाएंगी और 2 से 3 दिन एक लड़की ये किताब अपने पास रखा करेगी और फिर अगली को ट्रांसफ़र कर देगी।
जब हमारे दरमियान ये बात तय पा गई कि हम 2 से 3 दिन एक लड़की हम में से जो किताब रखा करेगी, तो इसी तरीके से हमारे ग्रुप की जो 5 लड़कियां थीं, उनके दरमियान ये बात तय पा गई। नाज़नीन के पास तो क्योंकि ये किताब आई थी, तो इसलिए सबसे पहले इस किताब को पढ़ने का हक़ भी नाज़नीन को था और इस किताब को पढ़ना भी नाज़नीन ने ही शुरू किया। लिहाजा अब हम नाज़नीन के 3 दिन गुज़रने का इंतज़ार कर रहे थे। नाज़नीन के 3 दिन गुज़रने के बाद शम्सा को ये किताब दी जाती और शम्सा के बाद फिर ये किताब जो है वो मेरे पास आनी थी। यही तय पाया था कि हम पाँचों लड़कियां बारी-बारी इस किताब को पढ़ेंगी और कोशिश करेंगी कि 2 से 3 दिन के अंदर इस किताब को ख़त्म कर दें। नाज़नीन की उस सहेली ने जिसने हमें ये किताब दी थी, उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए हमें बहुत सी जानकारी जो है वो इन किताबों से मिलने वाली थी और हम इस किताब को पढ़ने के बाद कम से कम इतनी अनाड़ी नहीं रहेंगी जितनी अनाड़ी हम अब थीं। इसलिए हमारे दरमियान ये सारी बातें तय पा चुकी थी कि अब हमने जो भी करना है, जैसे भी करना है, इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के बढ़ना है। अब शम्सा ने भी इस किताब को पढ़ लिया और नाज़नीन ने भी इस किताब को पढ़ लिया, और ना सिर्फ़ कि पढ़ लिया बल्कि काफ़ी सारी बातें उन्होंने हमें बताई, लेकिन किताब पढ़ना जो है बहरहाल बातों से भी ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये किताब जो है ये मेरे हाथ लगी और फिर मैंने इस किताब को अपने पास रख लिया, और फिर जब भी रात होती, हम अपने तमाम कामों से फ़ारग होकर के अपने कमरे में मैं पहुंचती, तो मैं इस किताब को उठा करके इसको पढ़ना शुरू कर देती। मेरा कमरा मेरे घर में बिल्कुल अलहदा था और मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी और मैं घर में कोई और भाई बहन भी नहीं था, इसलिए मुझे इस किताब को अपने कमरे में रखने और पढ़ने में किसी किस्म की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना था। लिहाजा मैं अपने कमरे में जब भी जाती, कमरे की कुंडी को अच्छी तरह से बंद करती और फिर आराम सुकून से अपने बिस्तर में लेट करके इस किताब को पढ़ना शुरू कर देती। वाकई किताब इंतहाई दिलचस्प थी और इंसानी ज़िंदगी के मतलब बहुत सी बातें इसमें पता चलती थीं। नई लड़की जो कि जवान हो रही है, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसकी जिस्मानी साहत क्या होती है, उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये तमाम बातें मुझे इस किताब से समझने और सीखने को मिल रही थीं। ये बेसिकली एक ऐसी किताब थी जो कि हर घर में हर लड़की के पास होनी चाहिए कि जिसे इस बात की समझ नहीं है कि वो अब बड़ी रो रही है और उसने क्या करना है। इस किताब से वाकई मुझे बहुत मदद मिली और मैं वाकई अपने इस किताब को लेकर के अच्छे तरीके से बहुत सी बातों को समझ पाई। मेरे बहुत से सवालों के जवाब जो थे वो मुझे इस किताब से मिल गए थे। ये इस किताब के पढ़ने के तकरीबन 3 से 4 दिन बाद की बात है। किताब मैं अब अपनी एक और सहेली को, जिसका नाम नाज़मा था, ट्रांसफ़र कर चुकी थी और अब नाज़मा जो है वो इस किताब को पढ़ रही थी। ये किताब को पढ़ने के 3-4 दिन बाद की बात है। आधी रात का वक्त था कि मुझे पेशाब की हाजत महसूस हुई। मेरे कमरे में वाशरूम था, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ता था, लेकिन मसला ये था कि मेरे कमरे में जो वाशरूम था वो कुछ मसली का रहा था। ये नहीं कि हम लोग जो वहाँ पर गंदगी करते थे उसको बहाते थे तो वो सही तरीके से बह नहीं रही थी। कुछ पैप में मसला था जो कि मैंने सुबह अपनी अम्मी को भी बताया था और उसने मुझे कहा था कि एक आध दिन में किसी को बुला करके ठीक करा देंगी और तुम उतनी देर तक बाहर वाला वाशरूम जो है वो इस्तेमाल कर लेना। बाहर वाला वाशरूम मेरे कमरे से निकलकर थोड़ा सा चलना पड़ता था और फिर सीधे हाथ पर राहदारी में वो वाशरूम था। इसके लिए मुझे अपने अम्मी अब्बू के कमरे के पास से गुज़र कर जाना पड़ता था। अम्मी अब्बू का कमरा भी अटैच था, यानी कि वहाँ पर भी बाथरूम मौजूद था और उनका बाथरूम बहरहाल ठीक काम कर रहा था, इसलिए उन्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मुझे अगर पेशाब करना था, आधी रात को उठना था, तो मुझे पेशाब वगैरह करने के लिए वाशरूम में, राहदारी वाले वाशरूम में जाना पड़ता था। तो उस रोज़ जबकि मैं रात को लेटी हुई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर के पेशाब की हाजत महसूस हुई और मैं उठ गई और फिर मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे।
रात में अमूमन मुझे पेशाब आता नहीं था, लेकिन हुआ ये था कि रात में सोने से पहले मैंने पानी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चढ़ा लिया था, जिसकी वजह से मुझे अब आधी रात को पेशाब की गर्ज से उठना पड़ा था। लिहाजा मैं पेशाब की गर्ज से उठ करके अब उस तरफ बढ़ने लगी, अपने दरवाज़े को खोल करके जिस तरफ वो राहदारी में वाशरूम बना हुआ था। मैं वॉशरूम गई और फिर मैंने जी भर करके पेशाब किया, अपने आप को बिल्कुल हल्का-फुल्का महसूस किया और जब मैं बिल्कुल हल्की-फुल्की हो गई, तो मैंने वापसी का सफ़र लिया। वापसी में जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पापा के कमरे की लाइट जो है वो जल रही है और रोशनदान से रोशनी थोड़ी-थोड़ी बाहर आ रही है। कमरे का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मम्मी पापा जाग रहे हैं। इस वक्त रात के 2:30 बजे उनका जागना जो है वो मेरी समझ से थोड़ा बाहर था, लिहाजा मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटा करके उनसे पूछना मुनासिब समझा कि उनकी तबीयत ठीक है या वो क्यों इस वक्त रात को इस वक्त जाग रहे हैं। इस काम की गर्ज से मैं उस दरवाज़े के पास पहुंची और अभी मैं हाथ हटा करके दरवाज़े पर दस्तक देना ही चाहती थी कि मुझे अंदर से आवाज़ आई, घोड़ी बनो घोड़ी। मैं इस बात को लेकर के परेशान हो गई कि अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो घोड़ी बन सकती है। मुझे इतना पता था कि घोड़ी जो है वो घोड़े की मादा होती है, यानी घोड़ा एक जानवर है जो कि बहुत ही प्यारा सा जानवर होता है और उसकी जो मादा होती है उसको घोड़ी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी घोड़ी मुराद थी, इस बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दरवाज़ा जो था वो लक्कड़ की मज़बूत लक्कड़ का बना हुआ था और उस दरवाज़े में कोई ऐसा होल या सुराख भी नहीं था कि मुझे जो है वो अंदर का मंज़र जो है वो नज़र आ सकता या मैं अंदर कुछ देख पाती। लिहाजा मैं अब कान लगा करके दरवाज़े के साथ खड़ी हो गई और मैं पापा और मम्मी की आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रही थी कि वो किस घोड़ी के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी घोड़ी है जो कि इस वक्त, और फिर पापा मम्मी को क्यों बोल रहे हैं घोड़ी बनो घोड़ी। इन बातों की मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा जो दिमाग है, क्योंकि जितना जहन था उस वक़्त उतना ही सोचना था। अगरचे मैं जवान हो रही थी लेकिन इतनी से ज़्यादा सयानी नहीं थी। उस किताब से मुझे बहुत सी बातों का पता चला था, लेकिन इतना नहीं कि मुझे अभी इन चीज़ों का, इन अल्फाज का मतलब समझ आ सके। थोड़ी देर बाद मुझे मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, घोड़ी बन के नहीं, ऐसे ही कर लो। मैं अब और हैरान हो गई कि अब अगर ये घोड़ी, हाँ, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई। मुझे लगता है ये कोई ऊपर चढ़ करके कोई चीज़ टांगना चाह रहे हैं, कोई कील ठोकना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मुझे पता है पापा भी कभी कभी जो है वो घोड़ा बनते थे, तो मैं उनके ऊपर खड़ी होकर के कोई चीज़ उतार देती थी या कोई जो है वो सामान उतार दिया करती थी। तो शायद अब मेरी समझ में आ गई थी कि मम्मा को वो कह रहे थे कि तुम घोड़ी बनकर नीचे जो है वो आओ और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ कर के ऊपर से कोई चीज़ उतार देता हूँ। तो मैं ऐਵੇਂ पागल हो रही थी। मुझे अब समझ आ गया था कि मामा जो हैं वो पापा को किसी ऊंची जगह से कोई चीज़ उतारने का बोल रही हैं, तो उसके लिए पापा उनको बोल रहे हैं घोड़ी बनो घोड़ी, और वो कह रही हैं कि नहीं, मैं घोड़ी नहीं बनूंगी, आपका वज़न ज़्यादा है, आप ऐसा करो कि आप ऐसे ही इसे उतारने की कोशिश करो। मैंने अपनी अकल पर मातम किया और आकर के अपने कमरे में लेट गई और फिर मैं सो गई। अब अगले दिन मैंने मम्मा को कहा कि भाई मेरा वॉशरूम जो है वो अभी भी बंद है, तो उसको ठीक करवा दीजिए। तो मम्मा कहने लगी कि बेटा मैंने जो है वो फ़ोन कर दिया है, इंशाल्लाह ताला जल्दी तुम्हारा वॉशरूम ठीक हो जाएगा। अब आज और कल और इसी तरीके से बातें होने लगीं, लेकिन वॉशरूम ठीक करने वाला बंदा नहीं आ रहा था। अब हर दूसरे तीसरे दिन पेशाब की हाजत महसूस होती और मैं उठकर राहदारी वाले वॉशरूम की तरफ चल पड़ती और रास्ते में आते हुए मुझे इसी किस्म की आवाज़ें जो हैं वो रोज़ाना सुनाई देती। मैं अब इन आवाज़ों को लेकर के सख्त परेशान थी। मैं अपने कमरे में आकर के सोचती कि यार ये क्या है, ये डेली, अब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती ना कि पापा ने कोई ऊपर से चीज़ उतारनी है और मम्मा को बोले कि घोड़ी बनो घोड़ी, और जो है मैं कोई चीज़ जो है वो ऊपर से उतार सकूं। तो अब इस बात को लेकर के सच पूछें तो मेरे दिमाग में बहुत सी जो है ना वो बातें आने लगी।
अब तो ये सिस्टम रोज़ाना ही चल निकला। मुझे अब कभी पेशाब आया भी नहीं होता था, तो तब भी मैं आधी रात को उठ कर के पापा के कमरे के पास चली जाती थी। दरवाज़ा बंद होता था तो मैं कमरे के साथ कान लगा कर के बातें सुनने लगती थी। मुझे इन बातों में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि असल में कहानी है क्या और ये बातें हो क्या रही हैं। इन बातों को लेकर के वाक़ई में मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, लेकिन मैंने फिर दिल में तहैया कर लिया था कि मैं पता करके रहूँगी कि ये घोड़ी वाला किस्सा क्या है। बहरहाल इस घोड़ी वाले किस्से को जानने के लिए मैंने एक मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़हन बना लिया था, और वो तरीक़ाकार ये था कि दिन को जब घर में सारे लोग काम कर रहे थे, अपने-अपने कामों में मसरूफ़ थे, यानी मामा किचन में थीं और पापा जो है वो काम से गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी, तो मैंने एक काम किया। अब मैंने एक जुगाड़ कर लिया था। एक टेबल जो कि मेरी हाइट, अगर मैं उस टेबल पर खड़ी हो जाऊँ तो रोशनदान तक मैं आसानी से पहुँच सकूँ। उस टेबल को मैंने जो है उसकी जगह जो है वो तब्दील कर दी थी। वो पहले किसी और जगह कमरे में पड़ा था, लेकिन अब मैंने उसे ऐसे तौर पर उस दरवाज़े के करीब रख दिया था कि जिस दरवाज़े के पास खड़ी होकर के मैं बातें सुना करती थी। लिहाजा वो टेबल मैंने जानबूझ करके उस दरवाज़े के करीब ही रख दिया था कि अगर रात को मैं आऊँ तो मुझे उस टेबल को जो है वो वहाँ से उठा करके दरवाज़े के पास रखने में और फिर उस पर चढ़कर रोशनदान के दूसरी तरफ देखने में कोई मसला ना बने। पापा और मम्मा का जो बेड था वो ऐसे हिसाब में जुड़ा हुआ था कि अगर मैं उस रोशनदान के ऊपर खड़ी होकर के अंदर कमरे में झांक कर के देखती तो मैं पापा और मम्मा को आसानी से नज़र नहीं आ सकती थी जब तक कि वो सामने आकर के मुझे ना देखते, जबकि मैं पापा और मम्मा को देख सकती थी। कमरे की सेटिंग जो थी उसका मुझे अच्छी तरह से इल्म था, इसलिए मैंने ये काम किया था। मेरे दिमाग में बस यही चीज़ चल रही थी कि रोज़ाना रात को मम्मा जो हैं वो घोड़ी क्यों बनती हैं और पापा उनके ऊपर खड़े होकर के कौन से कील ठोंकते रहते हैं या कौन सी चीज़ें जो हैं वो किसी ऊंची जगह से उतारते रहते हैं। क्योंकि मेरे जहन में अभी यही बात चल रही थी कि ऐसा जो है वो होता है और ये तकरीबन रोज़ाना ही होता है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि ना हुआ हो। मैं जितनी बार भी रात को पेशाब करने के घर से उठी मैंने ये बातें सुनी और महसूस की थी, इसलिए मैंने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली थी कि मैं इस बात की पूरी तहकीक करूँगी और ये जान कर रहूँगी कि ये असल में किस्सा क्या है। लिहाजा मैंने इस बात को अब अपने मन के अंदर ठान लिया था कि मैं इसका पता करके रहूँगी। ये सारी सेटिंग करने के बाद मैं मुतमिन हो गई थी और फिर अपने कामों में लग गई थी, और मामा को मैंने नहीं समझा कि ऐसा थोड़ा सा भी महसूस हुआ कि मैंने वो टेबल जो है वहाँ पे उस जगह पे क्यों बदल दिया या उसकी जगह वहाँ पे क्यों बना दी। मामा ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया और इसी तरीके से दिन गुजर गया, रात आ गई और फिर रात भी आधी से ज़्यादा ढल गई। वही टाइम होता था इनका 1:30 से 2 बजे, 2:30 बजे का। तो मैं अब तकरीबन 2 बजे तक जो है वो जागती रही, हत्ता कि मुझे स्कूल भी जाना होता था, लेकिन आज की रात मैं खुद जाग रही थी। मैं ज़रा भी नहीं सोई थी क्योंकि आज की रात मैं इस राज का पता करने जा रही थी कि ये आखिर चक्कर क्या है। लिहाजा अब मैं जो है वो रात के तकरीबन 2 बजे के बाद का कुछ टाइम होगा, 5-10 मिनट ऊपर रहे होंगे कि मैं उठी और फिर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और कमरे का दरवाज़ा खोल करके मैं पहले वॉशरूम की तरफ गई क्योंकि मुझे वाक़ई में पेशाब आ रहा था। तो वॉशरूम से बाहर आने के बाद अब मैंने उस टेबल पर नज़र घुमाई कि जो मैंने ला कर के करीब रखा था। उस टेबल का वज़न इतना था कि मैं उसे उठा सकती थी, लेकिन वो लकड़ का मज़बूत बना हुआ टेबल था। मेरा वज़न भी वो आसानी से बर्दाश्त कर लेता। मैंने बिना किसी आवाज़ के उस टेबल को उठा करके उस दरवाज़े के बिल्कुल पास रखा और फिर उस टेबल के ऊपर मैं खड़ी हो गई। उस टेबल के ऊपर खड़ी होने के बाद मेरा सर बिल्कुल रोशनदान के बराबर आ गया। रोशनदान थोड़ा-सा उठा हुआ था जिससे हल्की-हल्की रोशनी अब भी कमरे से बाहर आ रही थी। और फिर पापा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो मामा को बोल रहे थे, घोड़ी बनो घोड़ी।
मुझे अब समझ आ गया था कि वो दोबारा से शायद मम्मा को नीचे घोड़ी बना कर के उनके ऊपर खड़ी होकर के कोई कील ठोंकना चाह रहे हैं या कोई चीज़ उतारना चाह रहे हैं। तो लिहाज़ा आज मुझे इस बात का पता चल जाएगा कि डेली रात को इसी वक़्त ऐसा काम क्यों करते हैं और रोज़ाना इसी वक़्त इनको जो है वो कोई ऊंची जगह से चीज़ें जो है वो क्यों उतारनी होती हैं। हत्ता कि मैं कमरे में अच्छी तरह से जानती थी कि कमरे में कोई ऐसा सामान था नहीं कि जिसको रोज़ाना ही बंदा उतारे या चढ़ाए। तो ये मुझे इन बात की समझ जो है वो नहीं आ रही थी। अब जबकि मैं बिल्कुल रोशनदान के सामने आ गई थी, लेकिन रोशनदान क्योंकि ऐसे अंदाज में था कि मुझे अंदर का मंज़र आसानी से दिखाई नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने बड़े ही आहिस्ता बगैर कोई आवाज़ किए अपने हाथों की मदद से उस रोशनदान को थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसकाना शुरू कर दिया ताकि मैं अंदर का मंज़र जो है उसको बड़ी आसानी के साथ देख सकूं। और फिर आखिरकार मेरे लिए इतनी जगह बन गई कि मैं अब अंदर कमरे में देख सकती थी और फिर मैं अपने अंदर कमरे के मंज़र को जो है वो अच्छी तरह से सोच समझ सकती थी। अब मैंने जो है उस रोशनदान का जो है वो सिरा उठा कर के उसको थोड़ा-सा इतना बना लिया था कि मेरी आँखें अंदर का मंज़र आसानी से देख सकें। लिहाज़ा जैसे ही मैंने मुनासिब समझा कि अब यहाँ से मुझे पूरे कमरे का मंज़र नज़र आएगा, मैंने रोशनदान को बिल्कुल आहिस्तगी के साथ छोड़ दिया। यकीन करें कि मैं इस वक़्त अपने आप को जेम्स बॉन्ड 007 समझ रही थी और एक मुकम्मल जासूसी थी जो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ दिनों से इन आवाज़ों ने परेशान कर रखा था जो कि मैं आते-जाते यहाँ से सुनती थी और वो भी आधी रात के वक़्त, और इसका जवाब मुझे हासिल करना था। लिहाजा मैंने इसका जवाब हासिल करने के लिए अब उस रोशनदान को इतना उठा दिया था कि मैं अंदर कमरे में आसानी के साथ देख सकती थी। इस वक्त भी पापा और मम्मा के दरमियान मुकालमा जारी था और पापा जो है वो मम्मा को घोड़ी बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन मम्मा की आवाज़ आ रही थी, घोड़ी नहीं, ऐसे ही जो कुछ करना है कर लो। अब जब मैंने उनको देखा तो उनकी पीठ मेरी तरफ थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये सेटिंग ही ऐसी थी कि वो मुझे नहीं देख सकते थे, मैं उन्हें देख सकती थी। तो उनकी पीठ मेरी तरफ थी और उनके मुंह दूसरी तरफ थे। मैं उनको देख पा रही थी लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रहे थे। अब जब पापा ने थोड़ा-सा मज़ीद फ़ोर्स किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं बनती हूँ घोड़ी। मुझे अंदर की आवाज़ें भी साफ-साफ सुनाई दे रही थीं और फिर मैंने देखा कि वो घोड़ी बन गई। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए और मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। तो अच्छा ये होता है घोड़ी बनना। अब मैंने इस बात को अच्छी तरीके से जान भी लिया और समझ भी लिया। बात मेरे पल्ले अब पड़ गई। इतनी भी छोटी तो मैं नहीं थी कि मैं इन बातों को अब बिल्कुल ही ना समझ सकती। मैं आराम से ही रोशनदान से अपनी नज़रें हटाईं और फिर नीचे उतर कर के टेबल को दोबारा उसकी जगह पर रखा और ये काम मैं बिना कोई आवाज़ किए कर रही थी। हाँ, एक चीज़ और थी जो अब फ़र्क पड़ चुका था। पहले जब मैंने इस टेबल को यहाँ रख कर रोशनदान से अंदर झाँका था तो मेरे अंदर एक एतमाद था, मेरे अंदर एक ताकत थी, लेकिन अब मैं अपने आप को थोड़ा-सा कमज़ोर महसूस कर रही थी। टेबल को उठाते वक़्त, नीचे उतरते वक़्त मेरी हाथ और पाँव जो थे वे काँप रहे थे। लेकिन बहरहाल मैं इन चीज़ों को महसूस नहीं होने देना चाहती थी, लिहाजा मैंने बहुत ही एहतियात के साथ टेबल को दोबारा उसकी जगह पर रखा और मैं अपने कमरे में वापस लौट आई। वो किताब जो मैंने पढ़ी थी उसने तो मुझे एक सबक सिखाया था और कुछ चीज़ों के बारे में मुझे वहाँ से पता चला था, लेकिन इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो जो कोई भी था, ये तो एक अमली इक़्तिदाम था और जो कुछ भी हो रहा था ये मेरे लिए, यकीन करें कि बिल्कुल ही एक नई और अनोखी बात थी। ऐसा कभी मैंने कहीं पहले नहीं देखा था और ना ही सुना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तमाम दोस्त और तमाम सहेलियां जो थीं, उन्होंने भी ना कभी ऐसा कुछ देखा था और ना सुना था। मैं अब अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाने वाली थी और मुझे यकीन था कि वो प्लान जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने में मदद करेगा।
हमारी उम्र ही ऐसी थी कि हम इस वक्त सीखने और सिखाने के अमल से गुज़र रही थीं, तो लिहाजा मैंने इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाऊंगी। लेकिन उस नया प्लान बनाने से पहले पहले मुझे मज़ीद भी अभी कुछ देखना था, कुछ जानना था। इसलिए मुझे अभी जो है वो अपने पापा के कमरे के बाहर जा कर के, मम्मा पापा के कमरे के बाहर जा कर के टेबल रख कर के रोशनदान से अभी बहुत कुछ देखना था और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता, वो भी सीखने को मिलता जो उस किताब में नहीं था। लिहाजा मैं इस बात को सोच कर के मुतमिन हो गई और मैंने इस बात का तहैया कर लिया कि अब मैं रोज़ाना जो है वो यहाँ पर आऊँगी और एक नई ट्यूशन जो है वो यहाँ से लेकर के जाऊँगी और फिर ये ट्यूशन जो है जो मैं यहाँ से लूँगी अपनी सहेलियों के साथ मैं इस बात को शेयर कर। लिहाजा मैंने अपनी सहेलियों के साथ इस बात को शेयर करने के लिए अपने जहन में सारी तरकीब बना ली थी और मैं अपनी सहेलियों के साथ क्या शेयर करना चाहती थी, उनसे क्या करवाना चाह रही थी, खुद क्या करना चाह रही थी, ये मैंने मुकम्मल सारी बातें सोच ली थी। और इस सारी सोच के बाद अब मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी सहेलियों को भी ये सब कुछ बताना होगा। मैं आकर के सो गई, हत्ता कि नींद नहीं आ रही थी, सारे वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आकर के सो गई। और फिर अगले दिन जब मैं सुबह सो कर के उठी तो मैं स्कूल चली गई। स्कूल जाने के लिए यकीन करें कि तबीयत भी नहीं मान रही थी और मन भी नहीं था, जहन बहुत भारी भारी था, लेकिन अब सारी बात है मैं स्कूल जाने से इनकार नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी सहेलियों के साथ मुलाकात स्कूल में ही होती और वहीं पर मैं अपनी दोस्तों के साथ खुल करके हर एक बात को कर सकती थी। लिहाजा जब मैं स्कूल पहुंची तो तमाम सहेलियां आ चुकी थीं और हम लोग जो है वो अपनी क्लास और पीरियड्स और स्कूल के दीगर कामों में उलझ गए। और फिर जब आधी छुट्टी का वक्त हुआ तो हम सब लोग इकट्ठी हुई, हम लोग सब लोग अपने अपने घरों से लाए हुए टिफ़िन खोल करके एक दूसरे के सामने बैठ गई। क्योंकि हम पाँचों की बैठक इकट्ठी थी तो बहुत से स्कूल के और जो अफराद थे, जो और लड़कियां थीं या और लड़के थे, वो हम पाँचों की बैठक में मुदाखलत नहीं करते थे। उन्हें पता था कि ये पाँचों हमेशा इकट्ठे ही खाती पीती हैं। तो जब हम लोग इकट्ठे बैठा करती थी तो कोशिश ये किया करती थी कि अपनी बिल्कुल एक अलग सी जगह बनाएं जहाँ पर दूसरों का कोई दखल ना हो। लिहाजा हम पांचों एक अलग जगह पर बैठ गई और खाने पीने लगी। अब मैंने खंकार कर अपना गला साफ किया और अपनी तमाम सहेलियों को मुखातब किया, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ? सब ने यकजुबान होकर कहा, नहीं हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता कि तुम हमें क्या बताने वाली हो। हम कोई अंतर्यामी थोड़ी हैं कि हमें तुम्हारे मन की बात का पता चल जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हें मैं बताती हूँ कि घोड़ी क्या होती है। तो वो सब लड़कियां हंसने लगीं और कहने लगीं, अरे पगली, इतना तो हम लोगों को पता है कि घोड़ी घोड़े की जो है वो बीवी होती है और घोड़ा जो होता है वो तो हम सब ने देख रखा है और घोड़ियां भी हमने बहुत सी देख रखी हैं। तो मैंने उनको बताया, मैं तुम लोगों को आज एक ऐसी घोड़ी के बारे में बताऊंगी जो कि घोड़े की बीवी नहीं होती है, बल्कि वो घोड़ी पापा की घोड़ी होती है। अब मेरी बात को सुन कर के सारी लड़कियां हैरान हो गईं और बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखने लगीं कि भाई ये पापा की घोड़ी कौन सी घोड़ी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और बताती हूँ कि पापा की घोड़ी क्या होती है। ये कह कर के मैंने उन्हें पापा की घोड़ी से मुतल्लक कहानी सुनानी शुरू कर दी। पांचों लड़कियां बड़ी ही दिलचस्पी के साथ मेरी बातों को सुन रही थीं और उनको अच्छी तरीके से इस बात की समझ आने लगी कि यार ये तो वाकई पापा की घोड़ी और घोड़े वाली घोड़ी, ये तो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरी बात को मुकम्मल तौर पर सब ने सुना तो अब उन्होंने यक ज़ुबान होकर कहा कि अच्छा अब ये बताओ कहती क्या हो तुम, ये सारी बातें जो हमसे शेयर कर रही हो, चलो हमें इसमें नॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन तुम कहती क्या हो, अब चाहती क्या हो? तो मैंने कहा मुझे कहना और चाहना नहीं है, मुझे तो ये कहना है कि अगर हमारे घर में पापा की एक घोड़ी है तो तुम लोगों के घरों में भी तो तुम्हारे पापा की घोड़ी होगी। तो मैं कहती हूँ कि हम सब क्यों ना इस बारे में पता करें और फिर सब अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करें। क्या तुम लोगों के घर में भी पापा की घोड़ी है?
और मेरे घर में तो मेरे पापा की घोड़ी है, ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है और पता भी चल गया है कि वो घोड़ी कौन है। इसीलिए तुम भी अगर अपने अपने घर से ये चीज़ बताओ कि पापा की घोड़ी है या नहीं है, तो इसका जो है अब एक्सपीरियंस तो तुम खुद ही कर सकती हो। लिहाजा जैसे मैंने इस बात का पता चलाया है, कोशिश करो कि तुम भी अब इस बात का पता चलाओ, फिर हम इस बात पे बात करेंगे। मेरी इन बातों को सुनकर मेरी सारी दोस्त हैरान थीं। उन्हें इल्म नहीं था कि ऐसा भी होता है और ये सब कुछ भी जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी में चलता है। और आखिर जो है ये घोड़ी वाला क्या सिस्टम है और ये क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लिहाजा हम सब में ये बात तय पा गई थी कि हम सब लोग जो हैं वो अपने अपने घर में अपने अपने वालिदैन की अब निगरानी करेंगे और जिस जिस लड़की को जिस जिस काम में भी कामयाबी होगी, वो जब हम सब एक स्कूल में एक जगह इकट्ठे हुआ करेंगी तो वो अपनी कामयाबी की दास्तान हमें सुनाया करेगी। मसला ये था कि मेरी जो दोस्त थीं, यानी कि मेरे अलावा जो 4 सहेलियाँ और थीं, सबको आदत थी कि रात को वो टाइम से सो जाती थीं और हर कोई ऐसी नहीं थी कि जो आधी रात को पेशाब करने के लिए उठे या पानी पीने के लिए या किसी और काम के लिए बेदार हो। लेकिन जब से उन्होंने मेरी ये बातें सुनी थी, उनके मन में एक बात अब बैठ गई थी कि किसी न किसी तरह से उन्हें जो है वो ये निगरानी करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने उनको बड़ा एक आसान सा हल बताया और वो हल ये था कि जब तुम लोग यहाँ से स्कूल से फ़ारग होकर के घर पहुँचो, थोड़ा बहुत स्कूल का काम वगैरह जो भी करना है उसको करो। उसके बाद ऐसा करो कि 2-3 घंटे के लिए सो जाओ। कोई बहाना बनाओ, तबीयत ख़राबी का, सर दर्द का, या कोई ऐसा बहाना बनाओ और बहाना बना करके लेट जाओ। जब तुम सो जाओगी 2-3 घंटे की नींद भी अगर तुम लोगों ने कर ली तो उसमें ये होगा कि तुम लोगों का जहन जो है वो फ्रेश होगा और रात को तुम जो है वो अगर जागोगी तो जाग करके निगरानी कर सकोगी। मेरी चारों ही सहेलियों को मेरी ये तजवीज़ पसंद आई थी और उन्होंने इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि बिल्कुल वो ऐसा ही करेंगी और वो जो भी कार्रवाई देखेंगी उस कार्रवाई की रिपोर्ट ला करके मुझे देंगी। समझिए कि मैं उनकी एडमिन बन गई थी या चीफ़ बन गई थी, इसलिए मेरे साथ ही सब वो जो भी देखेंगी उस बात का आकर के वो मेरे साथ मशवरा करेंगी। मुझे इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा था। अपने घर में तो ये खेल मैंने देख लिया था, लेकिन अब मैं देखना चाहती थी क्या ये घर मेरे ही में खेल चलता है या और लोगों के घर में भी ये खेल चलता है। और ये घोड़ी बनने वाला जो खेल है ये वाकई जो है वो मुझे पहली बार में ही बड़ा अजीब और अनोखा लग रहा था। मैं तो समझी थी कि मेरे पापा जो हैं वो अम्मी के ऊपर चढ़ कर के किसी दीवार में कोई कील वगैरह ठोंकते होंगे या फिर उनको जो है घोड़ी बना करके ऊपर अलमारी से कोई चीज़ उतारते होंगे या कोई रखते होंगे चीज़। लेकिन यहाँ पर तो मामलात ही कुछ और निकले थे। ये बातें समझ में नहीं आने वाली थीं और मैं बिल्कुल इन बातों से अनजान थी अभी, क्योंकि उम्र ऐसी थी कि बहुत कुछ सीखना बाकी था। अगरचे मुझे मीठा साल लग चुका था, लेकिन मैं अभी भी इन बातों से बेहद अनजान थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा समझाने वाला नहीं था, ना ही वालिदैन बच्चों से इन मौज़ूआत पे बात करते थे। और अगर बच्चे कोई सवाल पूछ भी लेते तो उनको उल्टा डांट दिया जाता था। यही बात थी कि हम तो चारों पांचों सहेलियाँ जो थीं वो एक किस्म की थोड़ी सी गुमराह हो चुकी थीं। हमें मेडिकल मालूमात नहीं थी, हमें और बहुत से इश्यूज़ थे जिनके बारे में मालूमात नहीं थी। और इन तमाम इश्यूज़ के बारे में पता करने का बस एक ही तरीका था कि हम अपने अपने वालिदैन की निगरानी करें और फिर जो भी हालात हों उसके मुताबिक से हम बैठ कर के आपस में सलाह मशवरा करें। यहाँ पर एक मसला और भी था। मैं तो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी और जो मन में आता था कर जाती थी। अलहदा कमरे में सोती थी और वाशरूम करने के लिए मैं डेवड़ी वाले रास्ते में चली जाती थी, यानी अपने माँ बाप के कमरे से गुज़र करके उस रास्ते पे चली जाती थी, क्योंकि मेरे कमरे का वाशरूम तो ख़राब था। और अब तो मैं दिल से चाह रही थी कि अभी मुझे वाशरूम जो है वो ठीक करने वाला बंदा जो है वो ना मिले और मेरे कमरे का जो वाशरूम है इसी तरीके से बंद रहे, ताकि मैं
डेवड़ी वाला वाशरूम ही इस्तेमाल करती रहूं और अपने वालिदैन के इस राज को जानने की कोशिश करूं जो आधी रात को 2 से 3 बजे उनके दरमियान जो गुफ्तगू चलती थी, जो बातें चलती थीं। मुझ पर ये बातें अब आया तो हो चुकी थीं, लेकिन मैं मज़ीद जानना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरी जो सहेलियां हैं वो भी मज़ीद जानें और मुझे जो है वहाँ की रिपोर्ट भी मिलती रहे। तो लिहाजा हम पांचों ने एक बात को तय कर लिया था कि वो इस काम को करेंगी। लेकिन मेरी सहेलियों के लिए परेशानी थी क्योंकि उनके और भी भाई बहन थे और उनके लिए ये काम करना आसान नहीं था क्योंकि सारी ही इकलौती औलादें तो बहरहाल नहीं थी। लिहाजा अब यही है कि क्योंकि उनके दिमाग में एक बात बिठा दी थी और हम लोगों को अब 007 बनने का शौक़ चढ़ाया था, तो इसलिए मेरी तरह वो भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती। लिहाजा 2 से 3 दिन गुज़र गए और इसी तरह हम लोग स्कूल में आपस में एक दूसरे से मिलती रहीं और इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करती रहीं। 2 से 3 दिन में मेरी सहेलियों को कोई भी कामयाबी इस सिलसिले में नहीं हुई थी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उनके और भाई बहन भी थे और बहुत से तो ऐसे थे कि जो एक ही कमरे में दूसरे बहन भाइयों के साथ ही एडजस्ट करते थे। यानी मेरी तमाम सहेलियां जो थीं उनमें से 3 सहेलियां ऐसी थीं कि जिनके साथ उनके छोटे भाई जो कि बहुत ही उनसे उम्र में कम थे वो भी सोते थे। और फिर मेरी एक सहेली जो थी उसका सिर्फ ये था कि उसकी बड़ी बहन उसके साथ सोती थी। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो बड़ी बहन थी वो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, इसलिए वो उसे भी चकमा दे करके वालिदैन के कमरे में आधी रात को नहीं जाग सकती थी और नहीं देख सकती थी। हाँ, ये था कि चारों घरों में वालिदैन के कमरे अलहदा बने हुए थे, यानी माँ बाप एक अलग कमरे में सोते थे और बच्चे जो थे वो उनके कमरे अलग थे। लेकिन ज़्यादातर यही था कि बच्चे एक ही कमरे में सोते थे। 2 बहन भाई थे, 3 बहन भाई थे, उनके सोने के लिए एक ही कमरा था। इसलिए जब 3 दिन तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो कोई रिपोर्ट नहीं है, यहाँ पर तो है 0/0 का मामला। लेकिन मैं इन 3 दिनों में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब मैं बहुत हिम्मत वाली हो चुकी थी। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि मैं रोज़ाना ही टेबल दरवाज़े के पास लगा देती और फिर उस टेबल पर चढ़कर अंदर रोशनदान में झांक करके सारी बातें सुनती रहती, सारा मंजर देखती रहती। मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती जो कि मैं ला कर के अपनी सहेलियों से शेयर करती और मुझे बहुत सी चीज़ों का पता चल गया। ऐसी चीज़ें पता चली जो कि मुझे वो किताब भी नहीं दे पाई थी। उस किताब में तो एवं ही बुनियादी सी मालूमात थी जो कि हमें कुछ ज़्यादा जो है वो मुहैया नहीं कर सकी थी, लेकिन बहरहाल उस किताब ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया था। लेकिन असल सपोर्ट तो अब मिल रही थी। मैं रोज़ाना एक नया मंज़र देखती थी। मैं अब रोज़ाना जो है वो रोशनदान पे चढ़ जाती और रोशनदान से झांक कर देखती। मुझे फ़ायदा ये था कि रोशनदान ऐसे ज़ाविये पे बना था और कमरे की सेटिंग ऐसे ज़ाविये पर थी कि वो लोग जाकर भी मुझे नहीं देख सकते थे, जबकि मैं उन लोगों को देख सकती थी और बाकायदा से उन लोगों की बातें भी सुन सकती थी। मेरे साथ तो ये सिलसिला चलता रहा और मैं इसमें कामयाब थी। मेरी सहेलियाँ बेचारी अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही थी कि उनको भी कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई जुगाड़ लगाना आसान नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि उनके दीगर बहन भाई ही उनकी जान नहीं छोड़ते थे। रात को कभी किसी के साथ भाई सो रहा है छोटा, किसी के साथ बड़ी बहन सो रही है, किसी के साथ कोई है तो किसी के साथ कोई है, और वो जो है वो इस बात को लेकर के परेशान है कि वो मेरी तरह का जुगाड़ कैसे बनाएं और वो वालिदैन के कमरों के बाहर कोई सी ऐसी चीज़ खड़ी करें कि जिससे वो वालिदैन के कमरों में देख सके। हाँ, सबके कमरे, सबके घर एक जैसे बने हुए नहीं होते, इसीलिए उन लोगों ने तो और भी जुगाड़ लगा सकते हैं, मतलब कि दरवाज़े में सुराख, दीवार में सुराख या फिर इस किस्म का कोई और जुगाड़। बाज़ कमरे ऐसे होते हैं वालिदैन के कि जिनके बिल्कुल साथ में स्टोर जुड़ा होता है। मेरी 2 सहेलियाँ ऐसी थी कि जिनके कमरे के साथ स्टोर जुड़ा हुआ था और स्टोर का दरवाज़ा उस कमरे में खुलता था। तो उनके कहने के मुताबिक कि उन दरवाज़ों में बाकायदा से ऐसे सुराख मौजूद थे जहाँ से वो खड़े होकर के अंदर का मंज़र देख सकती थी, और ये अंदर का मंज़र जो है वो
देखने की वो कोशिश कर सकती थी, लेकिन अब उन स्टोरों तक रसाई कैसे हासिल करें? रात को सोए हुए भाई या बहन को छोड़ कर के उस स्टोर में जाएं कैसे? उस स्टोर में अगर दाखिल हो भी जाएं तो फिर अंदर का मंज़र देखें कैसे? सब कुछ ये इतना आसान जो है वो उन लोगों के लिए नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे लिए तो रोज़ाना का ये एक ड्रामा बन गया था। ऐसे मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई किस्तवार ड्रामा देख रही हूँ, उसकी नई से नई एपिसोड मेरे सामने आ रही थी। बहरहाल जो भी था, मेरे इल्म में तो बहुत इजाफ़ा हो रहा था। मैं तो बहुत सी चीज़ें नई से नई सीख रही थी और अपनी दोस्तों से इस बात को शेयर भी करती थी। हम 5 सहेलियाँ जब भी स्कूल में बैठती थीं तो फिर हमारी गुफ्तगू का जो मौजू होता था वो यही कुछ होता था। मैं अपनी सहेलियों को अपनी मालूमात तो शेयर करती चली जा रही थी, लेकिन उनकी तरफ से ज़ाहिर बात है कोई कामयाबी नहीं हो रही थी। कुछ दिन इसी तरीके से इसी रूटीन में गुजर गए और फिर एक दिन शाज़मा मेरी जो कि सहेली थी मेरे पास आई और उस दिन वो बड़ी ही खुश नज़र आ रही थी। हम लोग जब स्कूल की आधी छुट्टी के टाइम पे सब इकट्ठी हुई और हम लोगों ने एक दूसरे के टिफ़िन से खाना खाना शुरू किया तो शाज़मा ने कहा कि आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है। मैंने कहा हाँ बताओ क्या पता चला? उसने कहा मैं ना आज स्टोर में छुप गई थी और मेरा भाई जो था वो सो चुका था, तो मैंने क्या किया कि मैं उसके सोने के बाद स्टोर में चली गई। दिन में ही मैंने स्टोर की चाबी जो है वो अम्मी के बटुए से निकाल कर अपने कब्ज़े में कर ली थी, क्योंकि वो चाबी अम्मी के बटुए में ही रहती है, लिहाजा उसे मैंने की चेन से अलहदा कर लिया था। इसलिए मैं जब भाई सो गया तो मैं उसके सोने के बाद उस स्टोर की तरफ बढ़ी, जिस स्टोर का दरवाज़ा जो है वो अम्मी अब्बू के कमरे में खुलता था, और उस दरवाज़े में मैं कई बार एक बड़ा सुराख देख चुकी थी। इतना बड़ा सुराख कि मैं आसानी के साथ अम्मी अब्बू के कमरे में हर एक मंज़र को देख सकती थी, अच्छे तरीके से उस कमरे में जो कुछ भी हो रहा है उसको जज कर सकती थी। हाँ, ये है कि स्टोर रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है और मुझे वहाँ पर या तो खड़े हो कर के सब कुछ देखना पड़ेगा या फिर मुझे वहाँ पर कोई कुर्सी वगैरह लगा कर के बैठना पड़ेगा। स्टोर रूम में कुछ सामान वगैरह पड़ा है जिसमें टूटी हुई कुर्सियाँ, टेबल वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो लिहाजा मैंने यही फ़ैसला किया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर लगाऊंगी, लेकिन अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा तो फिर उसका एक ही हाल है और वो हाल ये है कि मैं खड़े खड़े ये सारा मंज़र देखूंगी। लिहाजा मैं अब भाई के सो जाने के बाद तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम था कि मैं उस स्टोर का दरवाज़ा खोल करके चुपके से स्टोर में दाखिल हो गई। उस दरवाज़े का लॉक जो है वो एक ऐसा सिस्टम है कि बाहर से भी वही चाबी लगती है और अंदर जाकर भी वही चाबी लगती है, यानी हम बाहर आने के लिए भी दोबारा उसे खोल सकते हैं। मैंने उसे अंदर से लॉक किया और बिना लाइट जलाए अंदाज़े से थोड़ी देर तक मैं वहाँ पर खड़ी रही ताकि मुझे वहाँ की स्टोर की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देने लगें। रात के 1 बजे मैं उस स्टोर रूम में दाखिल तो हो गई थी। अब वहाँ पर मुझे जो है थोड़ी देर तक तो कुछ भी चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आँखें जो हैं वो उस अंधेरे से मायूस होती गईं और मुझे उस कमरे में पड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो दिखाई देने लगीं। मैं बहुत ही एहतियात से चलती हुई उस जगह पर आई जहाँ पर वो दरवाज़ा बना हुआ था। मैंने उस दरवाज़े के पास खड़े होकर के उस दरवाज़े के अंदर से झांकने की कोशिश की और उस हॉल को तलाश किया कि जो हॉल मैं कई मर्तबा वहाँ से देख चुकी थी। अब जब मैंने उस हॉल को देखा तो मुझे उस हॉल से कमरे का दूसरी तरफ का मंज़र नज़र आया। ज़ीरो बल्ब की लाइट जल रही थी, तेज़ लाइट नहीं थी। मेरे अम्मी और अब्बू तो घोड़े बेच कर सो रहे थे। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी उनको देखती रही, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो किसी भी ऐसे काम के लिए उठेंगे या उनको कोई काम है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो आज रात सोने के लिए ही लेटे हैं और सुबह ही उठेंगे।
काफ़ी देर तक खड़े खड़े वहाँ पर मेरी टांगें दुखने लगी और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने तो यहाँ पर आकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि मुझे उस कमरे में नज़र आता या फिर उसमें कुछ होता। खैर मैं जो है अब इरादा करने लगी कि मुझे तो 1 घंटा तकरीबन हो गया है यहाँ पर, तो मैं एक ऐसा करती हूँ कि मैं अब जा कर के सोती हूँ। सबसे बड़ा मसला था कि मैं दिन को सोई तो थी, लेकिन अब रात के 2 बजे नींद के मारे मेरी आंखें बोझल हो रही थीं और मुझे जो है वो जा कर के सोना था और सुबह मुझे ज़ाहिर बात है कि स्कूल भी आना था। रातों को जगराते की आदत नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे कहने पर एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि मैं दिन को 2-3 घंटे सो जाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कामयाबी नहीं हो रही है। मैं रात को ज़्यादा देर तक जगराता बर्दाश्त नहीं कर सकती, जाग नहीं सकती। बहरहाल मैं अभी वहाँ से जाने का सोच ही रही थी कि मैंने देखा कि मेरी अम्मी जो हैं वो उठकर बैठ गई हैं। मेरी अम्मी जैसे ही बेदार हुई वो पलंग के नीचे उतरी और फिर वो वाशरूम की तरफ बढ़ गई। अब उनके वाशरूम में चले जाने के बाद तो ज़ाहिर बात है मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वो वाशरूम के अंदर क्या कर रही हैं, ना मैं देख पाऊँगी, ना मेरे पास कोई ऐसा कैमरा है, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है। लिहाजा मैं उनके कमरे में वापस लौटने का इंतज़ार करने लगी और फिर थोड़ी ही देर में तकरीबन 5 मिनट जब के बाद मेरी अम्मी जो हैं वो वाशरूम से बाहर निकल कर आई। मेरी अम्मी थोड़ी मोटे वजूद की हैं और सलवार कमीज़ के ऊपर उन्होंने जो है वो एक दुपट्टा जो है वो ओढ़ रखा था, लेकिन इस वक्त वो दुपट्टा तो बेड पर पड़ा था जिस पर वो सो रही थी और उन्होंने सिर्फ सलवार कमीज़ पहन रखी थी। उनका वजूद काफ़ी से ज़्यादा भारी है और वो काफ़ी मोटी हैं। उनके टांगों पर ऐसा लगता है बस मांस ही मांस चढ़ा हुआ है। उनके हाथ पाँव भी बेहद मज़बूत और मोटे हैं। लिहाजा मेरी वालदा जो हैं वो काफ़ी से ज़्यादा मोटी हैं। बहरहाल मैं अभी अपनी वालदा को देख रही थी कि वो आई और आकर के दोबारा से बेड पर लेट गई। मुझे एक दफ़ा फिर मायूसी होने लगी कि अब जो है वो ये दोबारा सो जाएंगी और मेरा यहाँ पे खड़े रहना बेकार है। उधर खड़े रह कर के मेरी टांगों का बुरा हाल था और मैं कह रही थी कि कब मौका मिले और कब जो है वो मैं वापस अपने कमरे की तरफ लौट जाऊँ। अभी मैं इस चीज़ को सोच ही रही थी कि मेरी वालदा ने मेरे वालिद को जगाना शुरू कर दिया और फिर मेरे वालिद जो है वो मेरी वालदा के जगाने पर बेदार हो गए। उन्होंने आंखें मलते मलते जो है वो अपनी आंखें खोली और फिर मेरी वालदा की तरफ देखा तो देखकर मुस्कुरा दिए। वो भी उठे और वाशरूम के लिए चले गए। अब मेरे वालिद भी बेदार हो चुके थे और मेरी वालदा भी बेदार हो चुकी थी। मुझे कुछ उम्मीद थी जो कि अब दिल में बन रही थी। तुम्हारी सुनाई हुई कहानियाँ, तुम्हारी कही हुई बातें अब मेरी आँखों के सामने गुजरने लगी और मुझे तुम्हारी एक एक बात याद आने लगी। मुझे अब ये देखना था कि पापा यहाँ पर भी घोड़ी वाला खेल खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। क्या ये पापा की घोड़ी जो है ये आज जो है यहाँ पर भी होगी या नहीं होगी, और क्या ये खेल वाकई हर घर में चलता है या नहीं चलता। थोड़ी देर में मेरे पापा आ गए और फिर वो बैठ कर के मेरी मम्मा के साथ इधर उधर की बातें करने लगे। रफ्ता रफ्ता उनकी बातों के साथ कुछ उनकी हरकतें भी शुरू हो गईं और मेरी उम्मीद जो है वो बढ़ती चली गई और फिर मैं देखती गई और सब कुछ मंज़र मेरी आंखों के सामने से गुज़रने लगे। और फिर मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से तकरीबन 1 घंटा मज़ीद गुज़र गया और रात के 3 बज गए। मेरे पापा और मामा ने एक दूसरे से ज़हनी सुकून हासिल कर लिया था और वो सोने के लिए अपने बेड पर दोबारा लेट चुके थे और इसी हालत में वो सो गए। मैं धड़कते दिल के साथ स्टोर रूम से निकली और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने स्टोर रूम को दोबारा लॉक कर दिया था। चाबी मैंने अपने पास ही रखी थी। वो किसी वक्त भी मैं मम्मा के की चैन में डाल सकती थी और दोबारा से उससे उसकी जगह पर पहुंचा सकती थी। वैसे भी की चैन में इतनी से ज़्यादा चाबियां थी कि मामा एक चाबी के गुम हो जाने से जो है उनको इतनी जल्दी पता चलने वाला नहीं था। मैं जब अपने भाई के कमरे में पहुंची, यानी उस कमरे में जिसमें मैं अपने भाई के साथ सोती थी, तो मेरा भाई बेखबर सो रहा था। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। वो तकरीबन 8 से 10 बरस का एक
बहुत ही खूबसूरत सा क्यूट सा मेरा भाई है, इसलिए मैंने उसको गाल पे प्यार किया और फिर लाइट ऑफ करके मैं सोने के लिए लेट गई। अब मेरी नींद उड़ चुकी थी, मुझे भी बार बार वही मंज़र मेरी आंखों के आगे घूम रहे थे कि जिनको मैं देख करके आई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हारी जो बातें तुमने मुझे बताई थी आज वाकई वो मेरे आंखों के सामने गुजरी थी और मुझे ये बातें अब बिल्कुल तुम्हारी सच लग रही थी और मुझे पता था कि अब ऐसा होता है। लिहाजा अब मैं जो है आज की रात में बहुत कुछ सीख पाई हूँ और मैंने बहुत सी बातें जो हैं वो सीखी हैं और मुझे यकीन करो कि अमली तौर पर सब कुछ देखने और तजर्बा करने को मिला है। शाज़मा की इन बातों को मैं भी सुन रही थी और बाकी की सहेलियां भी सुन रही थीं, लेकिन अभी तक बाकी जो 3 सहेलियां थीं हम दोनों के अलावा, उनकी तरफ से कोई भी अच्छी रिपोर्ट हमें नहीं थी। उनके घर में बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल थे और मुझे नहीं लगता था कि अगले 1 महीने तक भी वो तीनों अपने मामलात में कामयाब हो सकेंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बता रही थी उसके मुताबिक तो उनका कामयाब होना हमें बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन क्योंकि अब हम पांचों ही जेम्स बॉन्ड बन चुकी थीं तो इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी को देर से कामयाबी हो या किसी को जल्दी कामयाबी हो, बहरहाल जो भी था उसमें यही था कि हम लोगों को अपने इस मिशन को मुकम्मल करना था और हमें जो नॉलेज यहाँ से मिल रहा था, यकीन करें वो नॉलेज किसी किताब में नहीं था, ये एक रियल नॉलेज था जो कि हमें मिल रहा था। इसलिए हम जो पांचों सहेलियां थीं वो इस बात पर डटी हुई थीं कि हमने इस मिशन में कामयाबी हासिल करनी है। शाज़मा की कामयाबी के बाद अब मेरी 3 सहेलियां बाकी थीं, इसलिए मुझे यकीन था कि जल्द ही वो भी इस काम में कामयाबी हासिल कर लेंगी, लेकिन उनको बहरहाल टाइम लग रहा था। अगले 3 दिन गुज़र गए और इन 3 दिनों में मुझे शाज़मा ने जा कर के यही बताया कि अब वो रोज़ाना उस चाबी से स्टोर रूम में दाखिल हो जाती हैं। कभी कभी तो उसे कामयाबी मिल जाती है और कभी कभी वो नाकाम वापस लौट आती है। यानी 3 दिनों में उसने एक ही मर्तबा मज़ीद उस मंज़र को देखा था और फिर वो 3 दिनों में सिर्फ़ एक ही दफ़ा ये सब कुछ देख पाई थी और फिर वो वापस आकर अपने छोटे भाई के साथ सो गई थी। इसी तरीके से शाज़मा को तो बहरहाल थोड़ी बहुत कामयाबी थी। मेरे यहाँ जो था ये काम तो रोज़ चल रहा था। मेरे यहाँ तो जो है मेरे वालों को तो रोज़ाना जो है रात के 2 से 3 बजे के दरमियान में अब मैं उनका टाइम भी जान चुकी थी और फिर मैं उस वक़्त अपने टाइम पर उठ भी जाया करती थी। लिहाजा मैंने पूरे तौर पर जो है वो इस चीज़ का बंदोबस्त कर रखा था कि मैं टाइम पे उठ भी जाया करूं और टाइम पे जा कर के अपना काम भी कराया करूं। इसी तरीके से मेरा मामला भी चलता रहा और चंद दिन मज़ीद बीत गए। एक दिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और ये गलती ऐसी थी कि जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल करके रख दिया। मैं टेबल के ऊपर चढ़कर रोशनदान से कमरे में झांक रही थी कि इतने में मुझे छींक आने लगी। अब मैं छींक को रोकने की कोशिश कर रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके टेबल से नीचे उतर जाऊं और किसी ऐसे महफूज जगह पर जाकर छींक लूं कि जहां पर मुझे जो है वो छींक आए भी तो उसकी आवाज़ जो है वो अंदर ना जाए। लेकिन मेरे टेबल से उतरने से पहले मुझे इतनी ज़ोर की छींक आई कि मैं छींक ही पड़ी। अगरचे मैंने अपने आप को नीचे झुका लिया था और रोशनदान से जो है वो मुझे पता नहीं कि आवाज़ अंदर गई थी या नहीं गई थी, लेकिन बहरहाल मैं डर गई थी और मैंने उसी वक़्त वापसी अपने कमरे में जाने का फ़ैसला किया और मैंने फटाफट से टेबल को उठा करके उसकी जगह पर रखा और फिर मैं वापस जो है वो अपने कमरे में पहुंच गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगर तो अम्मी अब्बू ने मेरी इस छींक को सुन लिया होगा तो मेरे लिए शामत से कम नहीं था, और अगर उन्होंने ना सुना हुआ तो ये सुबह पता चल जाएगा।
मेरी नींद उड़ चुकी थी। बहरहाल मैंने अपने आप को काबू किया। फिर एक ख़्याल मेरे जहन में ये आया कि मैं अक्सर उनको भी पता था कि रात को पेशाब करने के लिए डेवड़ी में जाती हूँ, मेरे कमरे का वाशरूम ख़राब है। वो ये भी तो समझ सकते थे कि मैं डेवड़ी से जाते हुए या डेवड़ी से वापस आते हुए रास्ते में कहीं छींकी हूँ, और उस छींक की आवाज़ उन्होंने सुनी है। जब मेरा ध्यान इस तरफ गया कि ऐसा बहाना बनाया जा सकता है कि मैं पेशाब करने जा रही थी तो मुझे छींक आई, या फिर मैं पेशाब करके वापस आ रही थी तो मुझे छींक आई, तो थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ। इस तसल्ली के बाद मैंने अपने आप को समझाया कि किरण, बंदे की पुत्र बन, डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरा रास्ता गुज़रने का वही है। अगर तू अम्मी अब्बू के कमरे के सामने से गुज़रते हुए छींक पड़ी, या आते हुए या जाते हुए, तुम्हें क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है, इसलिए तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को तसल्लियाँ दिलासे देने के बाद खैर आखिरकार काफ़ी देर तक इसी बात से ज़हनी जंग लड़ने के बाद मुझे नींद आ गई। अगली सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं उठी, नाश्ता किया, और आज मुझे स्कूल से छुट्टी थी क्योंकि इतवार थी। इसलिए मैंने अम्मी से कहा कि मुझे जो है वो बाज़ार ले चलें, मुझे कुछ सामान ख़रीदना है। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारी छुट्टी ज़रूर है और मैं तुम्हें ज़रूर बाज़ार लेके जाती, लेकिन मसला ये है कि मेरी बहन जो है वो बीमार है और मुझे उसे देखने के लिए जाना है। अगर तुम चलना चाहती हो तो चलो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी खाला से नहीं बनती, और ना तुम्हारी खाला के बच्चों से तुम्हारी बनती है। माँ की ये बात सच थी। मैंने कभी भी अपनी खाला को जो है वो कुछ ख़ास पसंद नहीं किया था, और ना ही उसके बच्चों को, क्योंकि उनकी आदतें मुझे पसंद नहीं थी। हम लोग जो है वो बड़े तहज़ीब और तमीज़ वाले लोग थे, लेकिन वहाँ पर तो जब उनके घर जाते थे बहुत शरारती बच्चे थे, और खाला जो है वो उनको बिल्कुल मना भी नहीं करती थी। लास्ट टाइम जब मैं अम्मी के साथ उनके घर गई थी तो मैंने खाला से इस बात पे झगड़ा किया था कि आपने अपने बच्चों को ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। तो बजाय इसके कि मेरी बात खाला तस्लीम करती, उन्होंने उल्टा मुझे डांट दिया था कि बच्चे ही हैं तो तुम्हारे ही हम उम्र हैं, या तुमसे कुछ छोटे हैं या बड़े हैं, तो अब मैं क्या करूं, उनके सर में जो है कोई चीज़ मार दूं। तो इस बात को लेकर के मेरा खाला का झगड़ा हुआ था, और फिर मैं जो है वहाँ से मुंह बना करके चली आई थी। मैंने अम्मी को बोला था कि अब मैं खाला के घर नहीं जाऊँगी। अब अम्मी बता रही थी कि खाला बीमार हैं और वो आज उनकी तरफ जाएंगी, और मेरी छुट्टी जो है वो यही है कि मैं घर में रह कर के जो है स्कूल का काम करूँ या फिर अपना वक्त जो है वो घर में गुजारूँ। अब्बू भी जो है वो काम पर जा चुके थे, और मैं जो है वो घर में अकेली रह जाती अगर अम्मी भी चली जाती, लेकिन मैं खाला के घर वाकई जाना नहीं चाहती। लिहाजा मैंने अम्मी से यही कहा कि अगर आप कहें तो मैं शाज़मा और बाकी अपनी सहेलियों के घर चली जाऊं या उनसे मिल आऊँ। तो अम्मी कहने लगी कि एक दिन घर में भी रह जाओ, मैं तुम्हारी खाला के घर से ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि 2 से 3 घंटे तक जो है वो वापस आ जाऊं, फिर तुम भले ही मेरे साथ बाज़ार चली जाना। सुबह सुबह नाश्ते के बाद अम्मी मुझे ये ऐलान करके रवाना हो गई, और फिर मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई। फ़ोन का सहारा था, मैंने अपनी सहेलियों से फ़ोन पे बातें करनी शुरू कर दी, और फिर इसी तरीके से बातों बातों में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम गुज़र गया। कुछ सफाई थी जो अम्मी मेरे ज़िम्मे लगा करके गई थी, वो मैंने कर ली। किचन वगैरह में मैं जा कर के मैंने कुछ बर्तन वगैरह धो दिए। इस किस्म के कामों में मेरा मज़ीद 1 घंटा गुज़र गया। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई, और फिर मैंने जाकर के दरवाज़ा खोला। तो दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने हस्ब आदत पूछा कौन है। तो दूसरी तरफ से अब्बू की आवाज़ आई, किरण मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अब्बू सामने खड़े थे, उनके हाथ में एक बैग था, और उस बैग को लिए हुए अंदर आ गए। मैंने कहा अब्बू आप तो काम पर गए थे और आप तो इतनी जल्दी वापस आ गए। और कहने लगे बेटा बात यह है कि तुम्हें पता है कि संडे को तो मेरी भी छुट्टी होती है। मैं काम पे तो गया था, लेकिन बस मुझे एक क्लाइंट से बात करनी थी। वो हमने एक होटल में बैठ के थोड़ी सी मीटिंग की है, और उसमें मीटिंग के बाद हम लोग जल्दी फ़ारग हो गए हैं, तो मैं वहाँ से घर आ गया हूँ। संडे को तो तुम्हें भी पता है मेरा ऑफ़िस ऑफ है, और मैं जो है वो घर ही होता हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा काम था तो मैं इसलिए चला गया था। तो पूछने लगे तुम्हारी माँ कहाँ है, तो मैंने बताया जी कि अम्मी तो जो है वो खाला के घर गई हुई हैं। तो कहने लगे अच्छा चलो कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हारी अम्मी खाला के घर हुई हैं तुम मेरे साथ कहीं घूमने के लिए चली जाओ। मैंने कहा कि अम्मी ने कहा था कि वो 2-3 घंटे तक आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी अम्मी की बातें जो है ना वो कहने की होती हैं, इतनी जल्दी तुम्हारी अम्मी वापस नहीं आएंगी।
तो मैंने कहा चलो ठीक है अब्बू, मैं तैयार होती हूँ और मैं आपके साथ चलती हूँ, हम लोग भी जो है वो घूम आते हैं, अगर अम्मी आएंगी तो हम लोगों को फ़ोन कर लेंगी। तो अब अब्बू ने कहा चलो ठीक है तुम तैयार हो जाओ। मैं अब्बू के साथ तैयार होकर के निकल गई। हमने कमरे को और घर को अच्छी तरह से लॉक कर दिया और फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। अब्बू के पास अपनी गाड़ी थी जिसमें बैठ कर के हम वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क था और इस पार्क में हम कई मरतबा आ चुके थे, इंजॉय करते थे, पिकनिक मनाते थे। यहाँ पर ला कर के अब्बू ने मुझे एक बेंच पर बैठाया और फिर मेरी तरफ देख कर के हल्का सा मुस्कुराए और बोले, किरण मैं तुमसे एक बात पूछूं, झूठ नहीं बोलोगी? मैंने कहा जी अब्बू मुझे बताएं, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। मैं पापा के साथ बेंच पर बैठी थी। पापा ने मुझे कहा, देखो किरण, मैं तुमसे जो पूछूंगा तुमने मुझे सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर झूठ बोलोगी तो मेरी तुम्हारी कट्टी हो जाएगी, इसलिए मैं जो भी तुम्हें पूछूं तुमने सच सच मुझे बताना है। मैंने कहा जी पापा पूछें। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पापा कौन सी बात मुझसे करना चाहते हैं। बहरहाल पापा ने मुझसे कहा कि किरण एक बात बताओ, कल रात को तुम हमारे कमरे में क्यों झांक रही थी? मैंने कहा नहीं पापा ऐसा तो नहीं है। हाँ ऐसा है कि मैं रात में पेशाब करने के लिए उठी थी और डेवड़ी में जाकर मैं जो डेवड़ी का वाशरूम है वहाँ पे पेशाब करके मैं वापस आ रही थी, तो उस वक़्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग जाग रहे हैं, तो बस मैं वहाँ से गुज़री थी, लेकिन मैं आपके कमरे में जो है वो तो नहीं झांक रही थी और ना मुझे आपके कमरे में झांकने की ज़रूरत है और ना मुझे जो है इसमें कोई दिलचस्पी है। तो मेरे जो पापा थे वो ज़ेरे लब मुस्कुराए और कहने लगे कि देखो किरण, मैंने तुम्हें जब तुम रोशनदान से छींकने के बाद एकदम नीचे हुई तो मैंने तुम्हें देख लिया था, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे बताओ कि ये क्या चक्कर है। अब क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि पापा मुझ पे गुस्सा करें, लिहाजा मैंने पापा को सारी बातें जो है वो बड़ी डिटेल से बता दी। उस किताब के बारे में भी बता दिया और ये भी बता दिया कि अब क्योंकि हम लोग जो हैं वो हम उम्र हैं, लड़कियां हैं, 5 दोस्त हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अभी हमें इल्म नहीं है। तो हम लोग जो है बस सिर्फ ये है कि हम लोग इस चीज़ को देखना चाह रही हैं कि ये क्या है और किस तरीके से है। मैं जब वहाँ से गुज़र कर डेवड़ी से जो है जा रही थी तो मैंने पहली बार आपकी और मामा की बातें करने की आवाज़ सुनी और आप जो है वो कह रहे थे कि घोड़ी बनो। तो मैंने इस चीज़ को ये समझा कि शायद आप कोई चीज़ ऊपर रखी जो है वो उतारना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं, तो इसलिए आपने मामा को घोड़ी बनने के लिए कहा है कि आप उसके ऊपर खड़े होकर के वो चीज़ जो है वो आसानी के साथ रख सको या फिर उतार सको। मेरी बात सुनकर पापा जो है वो एक कहका मारकर हंस पड़े। उनका कहका जो है वो ज़्यादा बुलंद नहीं था लेकिन था कहका ही। उन्होंने कहा कि देखो किरण, तुम्हारी उम्र में आकर के हर लड़की का या फिर हर लड़के का यही हाल होता है, क्योंकि उससे बहुत सारी बातों का इल्म नहीं होता है तो वो इसी किस्म की बातें सोचने लगता है। लेकिन बहरहाल अब तुम्हारी सोच जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हें ऐसा नॉलेज मिलेगा कि जो कि तुम्हें कहीं का कहीं ले जाएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा, आज से मैं तुम्हारा इस मामले में उस्ताद हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा और वादा तुम्हें ये करना होगा कि तुम शुरू में जब मैं तुम्हें ये बातें बताने लगूँगा तो तुम ये बातें अपनी सहेलियों से डिस्कस नहीं करोगी। तुम वहाँ पर जा कर के अपनी सहेलियों पर अपनी काबिलियत का रौब जमाओगी और जब तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हें ज़्यादा इस बात पे फोर्स करेंगी और तुम्हें कहेंगी कि तुम ये बातें कहाँ से सीख रही हो या तुम्हें ये बातें कौन बता रहा है, तो फिर तुम क्या करोगी कि एक एक सहेली को अलग-अलग ये बातें बताओगी कि ये बातें तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ। जब तुम्हारी सहेलियाँ इन बातों को समझने और मानने लग जाएंगी और उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा पापा तुम्हारी इसमें हेल्प कर रहा हूँ, जिस काम के लिए, जिस मिशन के लिए तुम लोग निकली हुई हो उसमें तुम्हारा हेल्पर जो है वो तुम्हारा पापा है, तो इस बात को जब वो तुम्हारी सहेलियाँ सुनेंगी तो फिर देखते हैं कि जो भी उनका रद्द अमल होगा उसके मुताबिक से मैं तुम्हें जो है वो आइंदा की बात बताऊँगा। मैंने पापा से कहा ठीक है, मैं जो है वो ऐसे ही करूँगी। आज से आप मेरे उस्ताद हैं और मैं आपकी शागिर्द हूँ। आप जैसा बोलेंगे मैं आपकी बात मानूंगी और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी।
अब पापा ने मुझे ये बताया कि देखो देखो किरण, ये बातें जो हैं ये ऐसी बातें होती हैं कि हर एक के साथ शेयर नहीं की जा सकती। अगर तुम अपनी माँ को भी घर में ये बात बताओगी ना, तो यकीन करो कि तुम्हारी माँ इस बात पे गुस्सा करेगी, ना सिर्फ के गुस्सा करेगी, तुमसे भी झगड़ा करेगी और मुझसे भी झगड़ा करेगी। इसलिए इस बात का एक ही हल है कि तुम मेरी बात माँ को नहीं बताओगी और मैं तुम्हारी कोई बात जो है वो नहीं बताऊँगा। मैं बिल्कुल ये तुम्हारी माँ को पता नहीं चलने दूँगा कि तुम छुप छुप कर रोशनदान से हमें देखती हो, और तुमने भी जो है वो इस बात पे पक्के रहना है कि तुमने भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। मैं तुम्हारा उस्ताद और तुम मेरी शागिर्द हो। हम बाप बेटी सिर्फ़ उस वक़्त हुआ करेंगे कि जब हम तुम्हारी माँ के सामने हुआ करेंगे और जब हम इस टॉपिक पे बात नहीं किया करेंगे। लेकिन जब हम इस टॉपिक पे बात किया करेंगे या इस टॉपिक के बारे में कोई चीज़ मैं तुम्हें बताया करूँगा, तो उस वक़्त हम दोनों उस्ताद और शागिर्द हुआ करेंगे और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता हमारे दरमियान होगा। उस्ताद का कहना शागिर्द को मानना होगा और जो भी चीज़, जो भी बात उस्ताद अपने शागिर्द को सिखाएगा, वही बात, वही चीज़ जो है वो शागिर्द जा कर के अपनी सहेलियों को आगे बताएगा, लेकिन उस्ताद का नाम लिए बगैर। मैं पापा के साथ थोड़ी देर तक मज़ीद उसी पार्क में बैठी रही और फिर मैं घर आ गई। अभी तक अम्मी नहीं आई थी और माँ के आने से पहले पहले हम लोग घर आ गए थे, लेकिन मुझे इतना पता था कि माँ ने भी जल्द ही आ जाना है। अभी हमें आए हुए तकरीबन 10 या 15 मिनट ही हुए थे कि माँ भी घर वापस आ गई। अब माँ के घर वापस आ जाने के बाद हम दोनों वाकई में वही कर रहे थे कि हम दोनों बाप बेटी का ही जो है फ़र्ज़ निभा रहे थे और हम दोनों एक दूसरे के सामने जो है वो बाप बेटी ही बने हुए थे। और माँ के आने से समझो कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। अब इसी तरीके से दूसरा दिन आया तो माँ को एक दफ़ा फिर खाला की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि खाला की तबीयत जो थी वो संभलने में नहीं आ रही थी और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाने का कहा जा रहा था कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाए। लिहाजा माँ फिर चली गई। उस रोज़ भी दोपहर को पापा घर वापस आ गए और इस बार वो ख़ास दफ्तर से छुट्टी लेकर के आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने आज दफ्तर से जल्दी छुट्टी कैसे कर ली? तो माँ भी जो है वो आज खाला की तरफ दोबारा चली गई हैं। तो कहने लगे कि भाई तुम्हारे लिए छुट्टी ली है, भाई ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम्हें आज मैं बताऊँगा घोड़ी क्या होती है, घोड़ी का सवार क्या होता है, बादशाह क्या होता है और बादशाह की घोड़ी क्या होती है। ये बातें वो मुझसे करने लगे और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं, तुम्हारी माँ तो उसको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई थी, तो तुम्हारी खाला की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने के लिए उनके साथ जाएगी, तो तुम्हारी माँ तो देर से आएगी, लेकिन मैं उस वक्त तक तुम्हें जो है वो इन बातों के बारे में बताता हूँ। ये कहकर वो मुझे एक अलहदा कमरे में ले आए और वहाँ पर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। ये कमरा ना तो मेरे सोने का कमरा था और ना ही उनके सोने का कमरा था। ये हमारे घर में एक तीसरा कमरा था जो कि बहुत कम इस्तेमाल में आता था। अब यहाँ पर आकर के उन्होंने मुझे बातें बतानी शुरू की और फिर बातें बताने के साथ साथ उन्होंने मुझे अमली तौर पर भी सारी बातें करने के लिए कहा। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, मैं शर्मा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी इल्म सीखने के लिए शर्माना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई भी इल्म हासिल करना चाहते हो तो आपको अपने उस्ताद की बात माननी चाहिए, इसलिए आप शर्माना बंद करो और वो काम करो जो मैं आपको कह रहा हूँ। लिहाजा मैं अपने बाबा को उस्ताद मान चुकी थी, तो इसलिए उनकी बात पर अमल करना भी मेरा फ़र्ज़ बनता था। लिहाजा मैं थोड़ी ही देर में बाबा के सामने पूरे तौर पे इंटरनेशनल हालत में थी और फिर बाबा ने मुझे वो चीज़ें, वो करतब दिखाए कि मैं हैरान रह गई। मुझे तो ये बातें पता ही नहीं थी और जो कुछ मेरे बाबा ने मुझे समझाया और बताया, ये वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज के लिए काफ़ी था। अगले दिन मैं स्कूल गई तो मैंने यही नॉलेज की जो रोब है ये अपनी सहेलियों पर जमानी शुरू कर दी और फिर मैंने उनको भी बहुत सी ऐसी नई बातों से रोशनास कराया। मैंने बाबा से सीखा था और बाबा के सीखे हुए को मैंने आगे अपनी सहेलियों को बता दिया। मेरी सहेलियां आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे देख रही थी और मुझे सवाल पे सवाल किए जा रही थी। अच्छा, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। तो मैं उनके सवालों के जवाब दे रही थी। वह वाकई अपने आप को उनका उस्ताद जो है वो मान रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इनको जो नॉलेज दी है इस नाते से अब इनकी मैं उस्ताद हूँ।
अब ये सिलसिला तकरीबन हर रोज़ चलने लगा। माँ किसी न किसी ज़रिए से घर से बाहर रहने लगी, यानी वो खाला को देखने चली जाती, खाला के बच्चों की देखभाल के लिए चली जाती। तो हमें पूरा मौका मिल जाता एक दूसरे से सीखने और सिखाने का। मेरे पापा जो हैं वो बड़े अच्छे उस्ताद थे और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से तरबियत दे रहे थे और मुझे ऐसी ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर उन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग में मज़ीद इजाफ़े के लिए एक एंड्रॉयड सेट में, मेरे पास एंड्रॉयड सेट तो था, उसमें उन्होंने मुझे एक मेमोरी कार्ड डाल के दिया और उन्होंने कहा कि थोड़ी तरबियत तुम्हें यहाँ से भी मिलेगी और तुम मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों को समझ पाओगी। फिर क्या था जी, मैं रात में कभी मेमोरी कार्ड से कुछ चीज़ें देखती, कभी कोई गाने सुनती, कभी कोई फ़िल्में देखती, कभी कुछ नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स होते और बहुत सी और भी ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे सामने आ रही थी। मैंने यही सारा कार्ड जो है इसको कॉपी करके अपनी चारों सहेलियों में भी बांट दिया। शाज़मा की उसके बाद से कोई ख़बर नहीं आई थी कि शाज़मा ने कोई नया वाक़या मुझे नहीं सुनाया था। इसी तरह मेरी जो बाकी सहेलियां थी उनको तो अभी तक इस मामले में कोई कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। मेरा यही सिस्टम चलता रहा और आखिरकार एक दिन ऐसा आ ही गया कि शाज़मा रह ना सकी और शाज़मा ने मुझसे पूछ ही लिया कि भाई मुझे ये बताओ कि तुम ये इतना नॉलेज ला कहाँ से रही हो, ना तो ये किताबों में मिलता है और ना ही जो है वो किसी और जगह से मिलता है। तुमने जो हमें मेमोरी कार्ड दिया था उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन तुम जो बताती हो वो तो उससे भी ऊपरी लेवल की बातें होती हैं। तो ये तुम इतना नॉलेज जो है वो ला कहाँ से रही हो। अब मैंने शाज़मा से कहा वही बात जो मैंने पापा से सीखी थी, यानी जो पापा ने मुझे समझाई थी कि तुम अगर कोई तुम्हें सहेली बहुत ज़्यादा फोर्स करेगी तो तुम तब मेरा उसके सामने नाम लेना और मुझे मेरे बारे में बताना। फिर मैंने उसको बताया कि मेरी इस सिलसिले में मेरा भी एक उस्ताद है और वो है मेरे पापा। पापा का नाम सुनकर शाज़मा का रंग उड़ गया। उसने कहा कि तुम्हारे पापा वो तुम्हें ये सब कुछ सिखाते और बताते हैं? और मैंने कहा ना सिर्फ कि सिखाते और बताते हैं बल्कि अमली तौर पर भी वो सब कुछ करते हैं। कहने लगी ये तो बहुत जो है ना अजीब है, तुम्हारे पापा जो हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें ये कुछ सिखा रहे हैं और ये कार्ड भी तुम्हें पापा ने दिया था? मैंने कहा हाँ, ये कार्ड भी मुझे पापा ने दिया था। अब शाज़मा कहने लगी कि अच्छा ऐसा है कि तुम मुझे भी अपने पापा से मिलवाओ, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे ज़हन में हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप से पूछने से डरती हूँ और ना ही मैं किसी और से पूछ सकती हूँ, क्योंकि वो सवाल ही कुछ ऐसे हैं कि जिनको पूछने के लिए मुझे कोई एतमाद वाला बंदा चाहिए। अब अगर तुम्हारा और तुम्हारे पापा का इस कदर ज़्यादा एतमाद का रिश्ता बन चुका है, वो तुम्हारे उस्ताद हैं और तुम उनकी शागिर्द हो, तो मुझे भी अपने पापा से मिलवाओ। मैं भी चंद सवाल उनसे करना चाहती हूँ, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मैं दूर करना चाहती हूँ। मैंने कहा लो ये कौन सी मुश्किल बात है, तुम ऐसा करो कि कल ही आ जाओ। अगले दिन दोपहर का टाइम मैंने उसे दे दिया था, क्योंकि अमूमन अम्मी दोपहर को घर पे नहीं होती थी और वो खाला की तरफ चली जाती थी। इसलिए ठीक मेरे बताए हुए वक्त पर शाज़मा भी हमारे घर आ गई और फिर शाज़मा के आने के बाद अब्बू ने, जो कि मैंने उनको फ़ोन करके बुला लिया था, उन्होंने उसे भी बिठा लिया और फिर उसके साथ बातें करने लगे। दफ्तर के काम का कुछ खर्च तो हो रहा था, लेकिन ये जो नॉलेज मिल रही थी ये पापा से, ये हमारे लिए बड़ी कीमती थी और हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। भाई हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हम मेडिकली और हर चीज़ को अच्छी तरीके से जांच सकें। हमें इंसानी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हमें उतार चढ़ाव का पता होना चाहिए। लिहाजा शाज़मा को भी मेरे वालिद ने बैठ कर के एक लंबा लेक्चर दिया और फिर उस लेक्चर के बाद अमली तौर पर भी मुझे और शाज़मा को वो बातें करने के लिए बोली। शाज़मा झिझक रही थी क्योंकि उसने कभी ऐसा किया नहीं था, लेकिन मेरे पापा के बार बार इसरार पर और उनके समझाने बुझाने पर कि देखो अब मैं तुम्हारा भी उस्ताद हूँ और उस्ताद की बात तुम्हें माननी होगी, तो शाज़मा इस बात के लिए राज़ी हो गई और शाज़मा ने वही करना शुरू कर दिया जैसा कि मेरे पापा बोल रहे थे। अब हम 1 से 2 हो चुकी थी और हमारा जो है वो आपस में कोई राज नहीं रहा था, कोई पर्दा नहीं रहा था।
शाज़मा और मैं दोनों ही इस बात से खुश थी कि हम नई नई चीज़ें जो है वो सीख रही थी। शाज़मा कोई इतनी बड़ी नहीं थी, वो भी 13 साढ़े 13 साल की ही थी और मैं भी तो 13 साल की थी। लिहाजा ये उम्र ही ऐसी थी कि हमें बहुत कुछ सीखना था। लिहाजा शाज़मा के साथ मेरी दोस्ती मज़ीद गहरी हो चुकी थी, क्योंकि शाज़मा ही अब एक ऐसी वाहिद लड़की थी कि जो मेरे साथ ये सब कुछ सीख रही थी। उधर ऐसा हुआ कि काफ़ी दिन गुज़रने के बाद हमारी बाकी की जो सहेलियां थीं उनको भी आखिरकार थोड़ी बहुत कामयाबी मिल ही गई। उन्होंने भी कुछ ना कुछ देख और सुन लिया, और जब से उन्होंने वो देखा सुना, और ख़ास तौर पर उस देखा सुनने की जो उनकी जद्दोजहद थी वो तेज़ हुई थी उस मेमोरी कार्ड के बाद। जो मेमोरी कार्ड मैंने उन्हें दिया था, उस मेमोरी कार्ड के बाद उन्होंने अनथक मेहनत के बाद ऐसे रास्ते निकालने शुरू किए थे कि जो उन्हें उनके मम्मा पापा के कमरे तक लेकर के जाएं और वो उनकी जासूसी कर सकें। लिहाजा बिल्कुल उन्होंने भी अपनी अपनी जगह कामयाबी हासिल कर ली थी, और किसी न किसी तौर से उन्होंने भी अपनी मम्मी पापा की कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ चीज़ें सुन ली थी और कुछ न कुछ होते हुए भी देख लिया था। इसी तरीके से मेरा उनके साथ जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे फिर अपने अपने तजर्बात से भी आगाह किया। अब वक्त आ गया था कि मैं उन्हें भी पापा के बारे में बताती, और फिर मैं उनको पापा के बारे में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देती। अब यहाँ पर मैंने उन्हें पापा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मुहैया करनी शुरू कर दी। वो भी इन बात को जान कर के हैरान हो गई कि इस काम में मेरे उस्ताद मेरे पापा हैं और मैं अपने पापा से ही सब कुछ सीख रही हूँ। उधर शाज़मा भी मेरे पापा की बेहद तारीफ़ कर रही थी और बता रही थी कि शाज़मा ने भी मेरे पापा से बहुत कुछ सीखा है, और मेरे पापा जो हैं वो शाज़मा के भी उस्ताद हैं। अब तो कि मेरे अलावा हुमा थी, राशिदा थी, नफ़ीसा थी, तीनों जो हैं वो इस बात को लेकर के तैयार हो गई कि हमें भी जो है वो तुम्हारे पापा का शागिर्द बनना है। अब सिस्टम ये था कि मैंने उनको ये बताया कि अब रोज़ रोज़ तो मामा खाला के घर जाने से या हॉस्पिटल जाने से रहीं, इसलिए कभी कभार ही अब हमें भी मौका मिलता है कि हम पापा से बैठ के इस मौजू पर बात करें। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हम इस मौजू पर बैठकर पापा से गुफ्तगू करेंगे। खैर 2 से 3 दिन गुज़रे कि मम्मा को एक दफ़ा फिर खाला के घर जाना पड़ा, और जैसे ही वो खाला के घर के लिए रवाना हुई मैंने पापा को ऑफ़िस में फ़ोन कर दिया। अब पापा का ऑफ़िस जो है वो वहाँ पर फ़ोन करने के बाद पापा ने मुझे आधे घंटे के अंदर घर पहुँचने के लिए कहा। उधर मैंने अपनी तमाम सहेलियों को फ़ोन कर दिया और फिर वो भी आने के लिए तैयार हो गई। ये वक्त दोपहर का था, स्कूल से तो हम लोग कब की आ चुकी थी, इस वक्त तो 3 साढ़े 3 बज रहे थे, इसलिए उन लोगों ने आने का प्रोग्राम बना लिया था और वो आसानी के साथ फिर मेरे घर में पहुँच गई। आज तो जब पापा घर में दाखिल हुए वहाँ पर 5 लड़कियाँ बैठी थी मेरे समेत। ये पांचों की मजलिस जो थी वो आज पापा के गिर्द इकट्ठी हुई थी, और पापा किसी फ़िलासफ़र की तरह हमें बहुत सी बातों के बारे में बताने लगे। हमें अब यकीन करें कि बहुत सा नॉलेज जो है वो पापा के ज़रिए से मिल रहा था, और बहुत सा नॉलेज हमें पहले मिल चुका था। किसी तरीके से उन्होंने हम सबको जो है वो घोड़ी बनने के लिए कहा, और फिर उन्होंने हमें घोड़ी बना करके बताया कि घोड़ी का असल काम क्या होता है, घोड़ी क्या करती है, और घोड़ी जो है वो क्यों बना जाता है। अब मैं तो पापा की घोड़ी थी ही थी, सबसे पहले तो मैं ही पापा की घोड़ी थी, उसके बाद शाज़मा भी पापा की घोड़ी बन गई, और फिर उसके बाद तो नफ़ीसा, रशीदा और हुमा भी जो है वो पापा की घोड़ी बन गई। तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो अब दूसरे तीसरे दिन जो है वो किसी न किसी बहाने से टाइम निकाल के मिलने लगे। फिर पापा को जब ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिलती थी या ऑफ़िस का काम होता था तो हम लोग आपस में बैठती थी और गुफ्तगू करती थी, और अब हम तमाम ही इस कदर ट्रेंड हो चुकी थी कि हमें अब इतना नॉलेज हासिल हो चुका था कि हम अब कुछ भी कर सकती थी। हमारे पास अब इतना इल्म आ चुका था इस बारे में कि समझो कि जितना एक जो है 30-35 साल की 40 साल की औरत जो है वो किसी बारे में जानती होती है, इतना हम 12-13 साल की 14 साल की उम्र में ही लड़कियां जान चुकी थी। हमें अब हर चीज़ का पता चल चुका था, और हमें इस बात पर फ़ख्र था कि सबसे पहले जो है वो मैं पापा की घोड़ी बनी, और फिर उसके बाद शाज़मा और फिर मेरी बाकी की सहेलियाँ भी अब पापा की घोड़ियाँ ही कहलाती थीं।
ये बात हमारे दरमियान जो है वो राज़दारी से चलती आ रही थी और फिर इसी राज का जो पर्दा है एक दिन हमारे यहाँ फाश हो गया। पाँचों लड़कियां हम जो हैं उस वक़्त पापा के कमरे में बैठी थीं और यही तालीम बालगान चल रही थी कि इतने में अचानक से मेरी अम्मी की एंट्री हुई। शायद किसी ने लापरवाही से बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और मेरी माँ जो थी वो जल्दी जो है वो खाला के घर से होकर के वापस आ गई थी और फिर मेरी माँ के कानों में कुछ अल्फाज पड़ चुके थे और उसने कुछ सुन लिया था। अब मेरी माँ का जो गुस्सा है वो तो सातवें आसमान को छू रहा था। मेरी माँ ने घर में आते ही सबसे पहले उन लड़कियों को उनके घर जाने के लिए कहा और उन लड़कियों ने भी चुपचाप इसी में आफियत समझी कि वो अपने अपने घर को फ़िलहाल वापस चली जाएं। मेरी दोस्तों के चले जाने के बाद अब मेरी माँ का सारा गुस्सा मेरे बाप पर निकलने लगा और फिर थोड़ी ही देर में मैं भी इसी रगड़े में आ गई। मेरी माँ मेरे बाप को बहुत जो है वो सुना रही थी और मेरा बाप जो है वो चुपचाप जो है वो इन बातों को सुनता चला जा रहा था। मेरी माँ ने बड़ी सख्ती से इस बात के लिए मेरे बाप को मना किया कि आज के बाद वो लड़कियां इस घर में नज़र ना आएं और फिर मुझसे मुखातब हुई, किरण तुम्हें भी मैं वार्न कर रही हूँ कि तुम भी इस खेल से इस काम से दूर रहो। अगर तुम लोगों ने अपना ये खेल तमाशा ख़त्म नहीं किया तो याद रखो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह कर के मामा अपने कमरे में चलेंगी। पापा भी उस वक़्त घर से बाहर चले गए कि शायद मामा का गुस्सा ठंडा होगा तो सारे काम जो है वो सही हो जाएंगे। मैं भी अपने कमरे में चली गई। उस रोज़ की डांट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हन पे असर कर गई थी। मामा ने यकीन करें कि बहुत डांटा था। मेरी सहेलियों को तो नहीं डांटा था, उनको तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम लोग घर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। लेकिन मेरी माँ उस वक़्त गुस्से में नज़र आ रही थी और मैंने इस चीज़ को जांच दिया था कि वो इंतहाई गुस्से में है। 2 से 3 दिन इसी तरह से खैरियत से गुजर गए। अब मेरी सहेलियाँ भी नहीं आ रही थीं और पापा जो हैं वो भी ऑफिस टाइम से जा रहे थे। लेकिन मैं थी कि अब मुझे जो है ना आराम नहीं लग रहा था। स्कूल जाती थी तो दोस्तों के पास बैठती थी। वो तो मैंने उनको बहाना बना दिया कि मेरी माँ जो है वो खाला के बच्चों की वजह से तंग थी और उनसे झगड़ करके आई थी। खाला के बच्चे बहुत तंग करते हैं, इस वजह से वो गुस्सा में थी तो तुम लोगों को घर भेज दिया। असल बात मैंने नहीं बताई। बहरहाल वो तो मैंने अपनी सहेलियों को कवर कर लिया। लेकिन अब जो मसला था वो ये था कि मैंने कहा कि फ़िलहाल पापा का काम ज़्यादा है और वो ऑफ़िस में है, इसकी वजह से वो तुम लोगों को अटेंड नहीं कर सकते। तुम्हारी ट्यूशन फिर कभी सही, जब पापा इजी होंगे मैं तुम्हारी ट्यूशन दवा दूँगी। असल में मेरा मसला ये था कि मैं चाहती थी कि पापा और मम्मी इस बात पर कोई समझौता करें और राज़ी हो जाएं और हम लोग फिर से एक जगह इकट्ठे हो जाएं। लेकिन मम्मी थी कि वो इन बातों को पसंद नहीं कर रही थी और अभी तक मम्मी का मूड जो है वो इन बातों को लेकर के सही नहीं हुआ था। मम्मी को ये तो पता नहीं था कि हम लोग किस हद तक जो है वो इन बातों को खाली बातें करते हैं या कुछ और भी करते हैं। अगर कोई अमली काम हो रहा होता तो ज़ाहिर बात है कि माँ को उसकी बड़ी परेशानी होती और इसके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो वावेला मचना था। लिहाजा हम में से किसी ने भी अमली काम के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ बातों की हद तक बातें थीं और वो मेरी माँ ने आहिस्ता आहिस्ता बोल ही जाना था। इसी बात को फिर 1 हफ़्ता गुजर गया और 1 हफ़्ते के बाद मेरी माँ जो है वो दोबारा से नॉर्मल होने लगी। इस दौरान मैंने एक काम किया, मैंने अपनी माँ को एक सहेली की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और फिर मैंने अपनी माँ को इस बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया कि पापा जो है वो हमें तो इसलिए ये बातें समझा रहे थे कि देखें कि हम कहीं भटक ना जाएं। ये हमारी, वो कह रहे थे कि तुम्हारी उम्रें ऐसी हैं कि तुम्हारी उम्र में अमूमन बच्चों को नहीं इन बातों का पता होता और वालिदैन भी अपने बच्चों को ऐसी बातें नहीं बताते। तो क्या बच्चे फिर क्या करते हैं कि उल्टे सुलटे कामों में पड़ जाते हैं, उल्टी सुलटी सोचें सोचने लगते हैं या फिर अपने से बड़े दोस्त बना लेते हैं, अपनी से बड़ी सहेलियाँ बना लेते हैं और उनसे कुछ ऐसी बातें जान सीखते हैं कि जहाँ से वो इंतहाई बिगड़ जाते हैं। इस बात को घुमा फिरा कर मैंने पापा की तारीफ़ बना दी थी और मैंने तो ये बताया था कि उन्होंने हम सबको इसलिए यहाँ इकट्ठा किया था कि वो हम सबको सही तरीके से समझा सकें कि बेटा कल को आपकी शादी होगी, आप भी माँ बनोगी, आपके बच्चे होंगे, आपका शौहर होगा, आपका सास ससुर होंगे, आपका घर बार होगा, तो आपने किस तरीके से चलना है।
आपने अपने शोहर को कैसे खुश रखना है, आपने अपने सास ससुर के साथ कैसा सलूक करना है, देवर जेठ वगैरह के साथ कैसे रहना है। तो ये सारी बातें अगर हमारे नॉलेज में आज आ जाएंगी तो कल हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगी। मेरी इस तमाम मक्खन मिली बातों के साथ मेरी माँ को काफ़ी हद तक अफाका हुआ और उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर जो है मुझे भी तुम जो है वो अपनी मीटिंग में शामिल करो, मैं भी बैठूंगी, मैं भी बच्चियों को कुछ ना कुछ समझाऊंगी, हमारा नॉलेज जो है वो अब फिर से शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी बात है, मैंने तो समझा कि कुछ बेहयाई की बात है जो तुम लोग फैला रहे हो, इसलिए मैंने तुम लोगों पर गुस्सा किया था, लेकिन ये तो अच्छी बात है जो तुम्हारे पापा ने की है। लेकिन अगर तुम्हारे पापा मुझे उस दिन बता देते कि हम तो अच्छी नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो मुझे परेशानी ना होती। माँ को मैंने पूरे तौर पे शीशे में उतार लिया था और अब मैंने पापा को भी इस बात की खबर देनी थी और फिर मैंने अपनी सहेलियों को भी इस बात की खबर देनी थी। अब इस बात में फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं अपनी सहेलियों को भी थोड़ा सा इन बातों पे ट्रेन करूँगी और फिर पापा से भी मैं इस सिलसिले में बात करूँगी। लिहाजा मैंने अपनी सहेलियों को और पापा से बात करने का फ़ैसला कर लिया। शाम को पापा आए तो मैंने उन्हें वो सारी बातें बता दी कि जैसे मैंने माँ को राज़ी किया था और माँ को शीशे में उतारा था। वो भी मेरी बात सुन कर के खुश हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम्हारी माँ इस तरह से मान गई है और वो कहती है कि ये मजलिस हमारे घर में होनी चाहिए और इस तरीके से उन बच्चियों को ट्यूशन जो है वो दो, उनको समझाओ, इस पे मुझे इतराज़ नहीं है। अगले दिन मैं स्कूल गई तो मैंने अपनी तमाम दोस्तों को बिठा कर के भी ये बात की और उनको भी समझा दिया। अब सिस्टम ये है कि हमारे घर में यही रोज़ाना ट्यूशन पार्टी चलने लगी और पापा जो है वो उस्ताद बन के हम पांचों को दोबारा से तालीम देने लगे। मेरी माँ भी हमारे पास बैठ जाती थी। अब सिस्टम ये होने लगा कि जब तक हमारे पास माँ बैठती थी या जिस दिन माँ घर पे होती थी या माँ जो है वो हमारे कामों में दखल देती थी, उस दिन तो सिर्फ बातें ही चला करती थी और कोई भी अमली काम नहीं होता था, क्योंकि पापा और सहेलियों को मैंने इस बात को समझा दिया था कि कोई भी अमली काम जो है वो हम उसी वक्त किया करेंगे जब हमें माँ की तरफ से पूरी तसल्ली हो जाएगी। और फिर रफ्ता रफ्ता ऐसा हुआ कि हम लोग जो है वो इस चीज़ के इस कदर आदी हो गए कि माँ कब जाएगी कब आएगी, हमें इस बात का पूरा खबर रखने हम इस बात की पूरी खबर रखने लगे। और फिर जैसे ही माँ घर से बाहर निकलती हम सब के पर पुर्जे निकल आते और पापा अमली तौर पर हम सबको सब कुछ सिखाने लगते। लेकिन जैसे ही माँ घर में होती या वापस आती, हम लोग एक दफ़ा फिर शराफत का मुजाहरा करते हुए अच्छे स्टूडेंट बन के पापा के पास बैठ जाते। माँ के सामने पापा हमें बेटियाँ ही कह कर के मुखातब करते थे, चाहे वो मैं हूँ या मेरी सहेलियाँ हों, लेकिन माँ के जाते ही हम बीवियाँ बन जाया करती थीं। यानी माँ जब तक सामने थी हम बेटियाँ थीं और माँ के जाने के फ़ौरन बाद हम बीवियाँ बन जाया करती थीं। मेरी सहेलियों को भी अब इतना नॉलेज हो चुका था कि अब वो एक मैच्योर औरत की तरह सोचने लगी थी। उन्हें अब हर चीज़ का पता था, उन्हें अब हर चीज़ के बारे में पूरा इल्म हो चुका था। हमने माँ को अच्छा बेवकूफ़ बना लिया था, उससे भी अच्छे तरीके से पटा लिया था। फिर ऐसा हुआ कि हमने कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता उसको भी अपने ढब पर लाया जाए, क्योंकि कब तक हम लोग इसी तरीके से छुप कर ये सब कुछ करते रहते और ये सिस्टम चलता रहता। कभी कभी अमली काम करते हुए भी छापा पड़ सकता था और वो हमें पकड़ सकती थी और उसके आने से काम बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते थे। इस बात का डर तो बहरहाल लगा रहता था। अब सिस्टम ये हुआ कि सहेलियां मेरी तो दिन में आती, घंटा पर बैठती और चली जाती, लेकिन मैं तो 24 घंटे घर में होती थी। तो अब मुझे भी आराम नहीं लगता था, क्योंकि मैं भी सब कुछ सीख चुकी थी और मैं भी एक मुकम्मल उस्ताद थी। अब मैं भी अपने पापा के बाद समझो कि अपनी तमाम सहेलियों से ज़्यादा इल्म रखती थी और मैं उनसे ज़्यादा नॉलेज रखती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माँ जो है वो रात में सोते में उठ गई और उठ करके वो कहीं आ गई उस कमरे में कि जिस कमरे को हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते थे। अब मसला ये था कि वो कमरा उस वक़्त एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहा था और मेरा अमली काम चल रहा था।
जब माँ उस कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि मेरा और पापा का अमली काम चल रहा है और हम ट्यूशन से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हमारी बातें बातों से निकल कर के कुछ और जगह पर चली गई हैं और कुछ और मामलात चले गए हैं। हम तो एक दूसरे के ज़हनी सुकून का सबब बन रहे हैं। इन बातों को देख कर के माँ तो वहीं पर दरवाज़े में जम कर बैठ गई। उसका तो शायद बीपी लो हो गया और वो बैठ गई। हम दोनों जल्दी जल्दी से अपनी हालत नॉर्मल की और वहाँ पर जा कर के उनको उठाया और फिर जब उनको होश आया तो वो हम पे चिल्लाना चाहती थी, गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन हमने उन्हें समझाया और समझा बुझा करके हमने उन्हें इस चीज़ के लिए मना लिया कि भाई देखो, जो भी हो रहा है ये अब से नहीं हो रहा है, ये बहुत अरसे से हो रहा है। और सिर्फ इस तलीम में मैं शामिल नहीं, बाकी की सारी लड़कियां भी शामिल हैं। हमने माँ को इस रब पर लाने के लिए पूरी कोशिश की। सारी रात की हम दोनों की मेहनत के बाद आखिरकार माँ इस बात पर मान गई कि अब मैं क्या कह सकती हूँ कि जब सब कुछ तुम लोग पहले से ही करते चले आ रहे हो और मुझे इस चीज़ की खबर ही नहीं है। लिहाजा अब एक पूरी टीम बन चुकी थी, मेरी 4 दोस्त, मैं, पापा और माँ। अब हम लोगों ने एक दूसरे से किसी किस्म की भी बात को छुपाना छोड़ दिया था। अब तो हमें एक और सियानी टीचर मिल गई थी। पापा अगर घर पे नहीं भी होते थे तो हमारी मामा होती थी, जो कि हमें बहुत कुछ अमली तौर पर भी करके दिखाती थी और हमें बताती भी रहती थी।